बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा आप? खैरियत से हैं? जी बेटे, आवाज़ आ रही है आपको? जी बेटे, आज हम लोगों ने स्टार्ट करना है दैट इज़ लिम्फेटिक सिस्टम। और लिम्फेटिक सिस्टम जो होता है बेटा, ये हमारे पास रेफ़र किया जाता है एज सेकेंडरी ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इसको हम लोग सेकेंडरी ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ मैन बोलते हैं। ठीक है, मैन का सेकेंडरी ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, या बेटे हम इसको कंपनसेटरी ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी बोलते हैं। दैट इज ऑल्सो रेफर टू एज कंपनसेटरी सिस्टम। ठीक है, कंपनसेटरी ट्रांसपोर्ट सिस्टम या कंपनसेटरी सिस्टम बोला जाता है। ये कंपनसेटरी ट्रांसपोर्ट सिस्टम बेटे बेसिकली कंपनसेशन करवा रहा होता है फ्लूइड की। ठीक है, तो ये बेटे हमारे पास इसी के ही लिम्फेटिक सिस्टम का सेकंड नेम है कंपनसेटरी ट्रांसपोर्ट सिस्टम या सेकेंडरी ट्रांसपोर्ट सिस्टम हम लोग बोल रहे होते हैं। इसको क्यों कंपनसेटरी बोल रहे होते हैं? क्योंकि ये रिटर्निंग ऑफ मटेरियल के साथ एसोसिएटेड है। दैट इज नॉन एज कंपनसेटरी। और वजह क्या है? ये बेटे रिटर्निंग ऑफ मटेरियल के साथ एसोसिएटेड है। रिटर्निंग ऑफ मटेरियल किस में? दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिटर्निंग ऑफ मटेरियल इन कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम या प्राइमरी ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ठीक है, तो ये प्राइमरी ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर बेटे रिटर्निंग करवा रहा होता है फ्लूइड्स की, चीज़ों की। ठीक है, तो ये बात आप लोगों ने इसके साथ याद रखनी है। और ये आपकी बॉडी के ना बहुत सारे टिश्यूज में से ये चीज़ें लेकर चल रहा होता है। लिम्फेटिक सिस्टम के अगर बेटे कंपोनेंट्स की बात करें तो लिम्फेटिक सिस्टम के कंपोनेंट्स में हमारे पास आ जाता है लिम्फ। ठीक है, दैट इज इंपॉर्टेंट और ये फ्लूइड कहलाता है। फिर बेटे इसमें हमारे पास आ जाती हैं लिम्फ वेसल्स। ठीक है, लिम्फ वेसल्स को हम लोग डील कर रहे होते हैं। लिम्फ वेसल्स के साथ साथ लिम्फॉइड मैसेज, लिम्फ नोड्स, ये सारे के सारे आ जाते हैं। तो यहाँ पर लिम्फ नोड्स या इसके साथ लिम्फ मैसेज को डील किया जाता है। अच्छा, ये बात हम ऑलरेडी ये डिस्कस कर चुके हैं कि भाई यहाँ पर जो है बेटे सॉरी, यहाँ पर बेटे आपको लिम्फ नजर आता है, लिम्फ वेसल नजर आती हैं, लिम्फ नोड्स या लिम्फ मैसेज होते हैं। ठीक है, अच्छा ये लिम्फ नोड्स, लिम्फ मैसेज तो इसमें मौजूद होते हैं, लेकिन ये बात याद रखना कि इसमें ना साइज का डिफरेंस होता है। हम लोग साइज को वेरी करवा रहे होते हैं। ओके, तो चलो सबसे पहले हम लोगों ने स्टार्ट करना है बेटे इसमें लिम्फ को। लिम्फ क्या होता है? व्हाट इज लिम्फ? लिम्फ के बारे में आप लोग क्या जानते हैं? बताओ जरा मुझे। व्हाट डू यू नो अबाउट लिम्फ? हाँ, ये बेटे बहुत सिंपल सा है। ये हमारे पास फ्लूइड होता है। ठीक है, इसको हम लोग कलरलेस फ्लूइड बोलते हैं। दैट इज कलरलेस फ्लूइड। और इसको हम लोग ना प्लाज्मा लाइक भी बोल रहे होते हैं। दैट इज ऑल्सो रेफर टू एज प्लाज्मा लाइक। ये प्लाज्मा की तरह का होता है। ठीक है, अगर ये प्लाज्मा की तरह का है तो इसमें डेफिनेटली बेटे कुछ ना कुछ प्रोटीन्स भी मौजूद होंगी। तो ये बात याद रखना, इसमें भाई हमारे पास प्रोटीन्स होती हैं, लार्जर प्रोटीन्स। और ये प्रोटीन्स जो हैं ये आपके पास इम्यूनोग्लोबुलिन्स कहलाती हैं मेनली। ठीक है, इन्हीं प्रोटीन्स के साथ साथ बेटे इसमें आपको जो है कुछ और मटेरियल्स भी नज़र आते हैं जिसमें हम लोग स्पेसिफाई करेंगे WBCs को। ठीक है, इन WBCs में से इसमें स्पेसिफिकली पाए जाते हैं लिम्फोसाइट्स। तो ये बात बेटे याद रखना है इसके साथ कि लिम्फोसाइट्स इसमें मौजूद होते हैं। और जो MCQs आता है वो क्या है? देयर इज नो RBC। इसमें बेटे RBC कोई भी नहीं होता। इफ देयर इज नो RBC इसका मतलब यह है कि इसका कलर भी कोई नहीं मौजूद होता। ठीक है,
तो बेटे ये बात आप लोगों ने इसके साथ याद रखनी है कि ये हमारे पास कलरलेस फ्लूइड होता है, इसमें प्लाज्मा लाइक स्ट्रक्चर होता है, और ये बेटे आपके पास प्रोटीन्स और डब्ल्यूबीसीज रख रहा होता है। सो दैट कंटेन्स दीज टू मेन कंटेंट, इसमें आरबीसीज मौजूद नहीं होते। अब बेटे हम इस लिम्फ की फॉर्मेशन को डील करते हैं कि ये लिम्फ की फॉर्मेशन जो है वो किस तरह से हो रही होती है। अच्छा बेटे अब आवाज बताएं जरा कैसी है। चलो, ये लिम्फ बेटे आपके पास ना फ्लूइड कहाँ से आता है, दैट इज कमिंग फ्रॉम ब्लड। ये हमारे पास ना ब्लड से एंटर होता है पहले आईसीएफ यानी इंटरस्टिशियल फ्लूइड, और यहाँ से ये फिर लिम्फ बन रहा होता है। ठीक है, इसको हम लोग डील करेंगे, लेकिन पहले बेटा हम लोग ये देख लेते हैं देयर इज ये लिम्फेटिक सिस्टम आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। इसमें ना ये लिम्फेटिक सिस्टम आपकी बॉडी के हर हिस्से पे मौजूद होता है। ठीक है, ये देखो आपको नेक रीजन में नज़र आ रही हैं, ये आपके पास थाइमस ग्लैंड है, आर्म पिट है। ठीक है, यहाँ पर लिम्फ नोड्स हैं, लिम्फ वेसल्स हैं, ग्रोइन रीजन ये बिल्कुल आपकी टांगों के करीब रीजन को बोलते हैं, स्प्लीन, ठीक है, डायाफ्राम में मौजूद होती हैं, नेक में आपको सर्वाइकल पोर्शन के अंदर आर्म पिट्स में नज़र आती हैं। सो ये आपको नॉर्मली जो है वो हर जगह पे ये नोड्स नज़र आ रहे होते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है वैसे कि कहाँ पर ये लिम्फ नोड्स मौजूद नहीं होती, तो आप लोगों ने याद रखने देयर इज नो लिम्फ नोड्स इन ब्रेन। ठीक है, ना तो ये ब्रेन में होते हैं और ना ही ये बोन्स में होते हैं। ठीक है, देयर इज नो लिम्फ। अच्छा, अगर ब्रेन के अंदर मौजूद नहीं होता तो ब्रेन के अंदर ना ये लिम्फ का काम कर रहा होता है बेटे सीएसएफ। सीएसएफ को हम लोग नियर टू लिम्फ कंसीडर करते हैं, किसके अंदर, दैट इज इन ब्रेन। ठीक है जी, तो बेटे ये आप लोगों ने इसके साथ जो है ना ये बात याद रखनी है कि ये हमारे पास यहाँ पर मौजूद होते हैं। अब जरा नीचे चलते हैं, दैट इज बेटे कि ये लिम्फ बन कैसे रहा होता है। तो बेटे यहाँ पर हम बना लेते हैं देयर इज ब्लड वेसल, ये है जी कैपिलरी। ठीक है, इसकी सराउंडिंग में आपको बेटे यहाँ पर ये सेल्स नज़र आते हैं। ठीक है, जिनको टिश्यू सेल्स भी हम बोल रहे होते हैं। इन टिश्यू सेल से बेटा हमारे पास फ्लूइड जो है वो निकल रहा होता है। अच्छा, यहाँ पर ही आप बना लेते हो लैक्टियल को, देयर इज बेटे लैक्टियल। ठीक है, अच्छा अब ये देखो ब्लड जो है वो कॉन्टिन्यूसली बेटे इसमें से बाहर निकलता है। ठीक है, और ये कैपिलरी में से बाहर निकलकर इस फ्लूइड में, ये फ्लूइड कौन सा हम लोगों ने लेबल किया हुआ है, दैट इज रेफर टू एज इंटरस्टिशियल फ्लूइड, या बेटे इसको एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड भी बोलते हैं। ठीक है, ये फ्लूइड बेटे आपके पास एंटर हो जाता है फिर किस में, लैक्टियल के अंदर। अब चूंकि ये लैक्टियल के अंदर है, लिम्फेटिक वेसल के अंदर है, तो बेटे हम इसको नाम देते हैं लिम्फ का, दैट विल बी रेफर टू एज लिम्फ, ये हमारे पास लिम्फ कहलाता है। ठीक है, तो ये आप लोगों ने इसमें याद रखना है। बेटे यहाँ पे आप लोगों ने एक और चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये कि यहाँ से हर दिन मतलब ये फिल्ट्रेशन होती है, और फिल्ट्रेशन होने के बाद ये लिम्फ में जाता है, कितना, 30 लीटर्स हर रोज जो है ना वो तकरीबन 30 लीटर ये आपके पास फिल्टर होके इसके अंदर जा रहा होता है। लेकिन ये वापस बेटे एंटर भी हो जाता है ब्लड सर्कुलेशन में, कितना, यहाँ पर आप लोगों ने याद रखना है कि तकरीबन 27 लीटर के करीब जो है वो वापस एडअप हो जाता है ब्लड में। ठीक है, और बाकी का रिमेनिंग जो डिफरेंस है वो कितने, 3 लीटर। तो ये 3 लीटर जो है बेटा दैट बिकम्स द पार्ट ऑफ दिस लिम्फ। ठीक है, अच्छा यहाँ पर एक और चीज सुनो, आपके पास एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है कि अगर आपने फैटी मील खाया है, ठीक है, फैटी मील मतलब सुबह सुबह उठे हैं आपने पाए शाय खाए हैं, ठीक है, और फैटी मील खाने के बाद ये आपकी बॉडी के अंदर लिम्फ जो है ना वो ऑलमोस्ट 1% तक लिम्फ जो है उसको इंक्रीज करता है।
ये बेटे दोनों एमसीक्यूज आपके पास हैं क्या कि 30 लीटर अगर हर दिन आपके पास फिल्टर होके लिम्फ में जाता है तो वापस 27 लीटर भी आ जाता है। इसीलिए बेटे हम इसको बोलते हैं कि ये हमारे पास कंपनसेटरी ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहलाता है। दैट इज नॉन एज कंपनसेटरी ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ठीक है, या इसको हम लोग सेकेंडरी ट्रांसपोर्ट सिस्टम बोल रहे होते हैं, ठीक है। दैट इज ऑल्सो नॉन एज सेकेंडरी ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ये बेटे इसके लिए कुछ चीजें हमारे पास इंपॉर्टेंट। तो ये लिम्फ फॉर्मेशन, लिम्फ क्या होता है, इसको हम लोगों ने डील किया। आगे चलते हैं। यहां पर बेटे हमारे पास आ जाती हैं लिम्फ वेसल्स। लिम्फ वेसल्स जो हैं ये आपके पास ना डिफरेंट कैटेगराइज की जाती हैं। जैसे हम लोग यहां पर कर रहे होते हैं एफेरेंट वेसल होती है, ठीक है। फिर हमारे पास इफेरेंट वेसल होती है, ठीक है। फिर यहां पर आपको बेटे लिम्फ कैपिलरीज नजर आती हैं। इन्हीं लिम्फ कैपिलरीज में से एक कैपिलरीज आप लोगों ने पढ़ी थी डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, जिसको हम लोगों ने नाम दिया था लैक्टियल का, जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर द एब्जॉर्प्शन। अच्छा, फिर हमारे पास ये सारी की सारी जो वेसल होती है ना बेटे, ये मूव करती हैं टूवर्ड्स थोरेसिक डक्ट। किसकी तरफ मूव कर रही होती हैं? थोरेसिक डक्ट की तरफ, ठीक है। तो आपके पास आ जाती है थोरेसिक डक्ट, एक तो ये आपके पास आ जाती है। दूसरा बेटे इसमें आपको नजर आती है राइट लिम्फेटिक डक्ट, ठीक है। ये दो डक्ट्स होती हैं, एक थोरेसिक डक्ट और दूसरी होती है बेटा राइट लिम्फेटिक डक्ट। ये बात याद रखना कि ये दोनों जो आपके पास राइट थोरेसिक डक्ट और थोरेसिक डक्ट होती है, ये मेन बेटे ओपनिंग्स हैं। जब भी आपके पास पूछा जाए ना मेन ओपनिंग्स कौन सी होती हैं, तो मेन ओपनिंग्स यही होती हैं, ठीक है। तो बेटे ये आपने इसके साथ एसोसिएटेड रखना है, याद रखना है। अच्छा, ये बेटे हमारे पास इसकी ना डायरेक्शन भी पूछी जाती है कि लिम्फ वेसल्स की डायरेक्शन हमेशा किसकी तरफ होती है। याद रखना, दे ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स वेन्स, दे ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड वेन। कौन सी वेन बेटे? इसको बोलते हैं सब क्लेवियन वेन। ये सब क्लेवियन वेन की तरफ डायरेक्ट कर रही होती हैं। और अगर आप थोड़ा सा गौर करो तो वेन बेटे किस में दाखिल होती हैं? वेन दाखिल होती हैं हार्ट की तरफ। तो हम ये भी कह सकते हैं दे आर डायरेक्टेड टूवर्ड ह्यूमन हार्ट, ह्यूमन हार्ट की तरफ डायरेक्टेड होती है, ठीक है। तो बेटे ये दोनों ही आपके पास एमसीक्यूज आ सकते हैं कि ये सारी की सारी ओपन होती हैं सब क्लेवियन वेन में, और सब क्लेवियन वेन ने अल्टीमेटली ओपन होना होता है हार्ट के अंदर। तो बेटा ये लिम्फेटिक वेसल्स को हम लोग डील कर रहे होते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम लिम्फ कैपिलरीज को और एफेरेंट इफेरेंट को देखेंगे। तो नीचे आ जाते हैं, पहले लिम्फ कैपिलरीज को देखते हैं, ठीक है जी। चलो हमारे पास बेटे लिम्फ कैपिलरीज बना लेते हैं। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे बनाया ना, यहाँ पे लेबल करते हैं दैट इज लिम्फ कैपिलरी। ये जो बेटे लिम्फ कैपिलरी होती है, ये हमारे पास ऐसी वेसल है जिसका सबसे कम डायामीटर होता है ये लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर, ठीक है, सबसे कम डायामीटर होता है। और बेटे इसके अंदर ना आप लोगों ने याद रखना है कि ये हल्की सी डिफरेंस रखती है विद रेफरेंस टू ब्लड कैपिलरी। लिम्फ कैपिलरी डिफरेंट होती है किससे? ब्लड कैपिलरी से। दो तरीकों से बेटा। पहला, इसके पास जो है ना बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं होती, दैट लैक बेसमेंट मेम्ब्रेन। इसमें बेटा बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है वो एब्सेंट होती है किसके अंदर? ये लिम्फ कैपिलरी के अंदर। दूसरा बेटे इसमें हमें लार्जर पोर्स नजर आते हैं, ठीक है। या हम ये कहते हैं कि ये रिलेटिवली ज्यादा परमिएबल होती है, क्योंकि लार्जर पोर्स होंगे ना तो परमिएबिलिटी इसकी बढ़ जाएगी, दैट इज मोर परमिएबल, ठीक है। बात समझ में आई? अच्छा, इसमें ना बड़ी इंपॉर्टेंट चीज कि ये जो लिम्फ कैपिलरी होती है ये हमेशा आपके पास ब्लाइंड होती है। सपोज हम यहाँ पे इसको डील करते हैं तो इसका ये वाला एंड जो है ना वो ब्लाइंड है,
सो दे आर ब्लाइंड एंडेड, दे आर ब्लाइंड एंडेड, ठीक है। और इसमें बेटे अगर आप एंडोथेलियल सेल्स को बनाते हो, सपोज ये एंडोथेलियल सेल, ये एंडोथेलियल सेल, ये एंडोथेलियल सेल और ये एंडोथेलियल सेल, यानी बड़े साइज का मॉलिक्यूल जो है वो इसमें से क्रॉस कर सकता है, क्रॉस करके बाहर और क्रॉस करके बेटे इसके अंदर आ सकते हैं, ठीक है। लार्जर साइज के जो मॉलिक्यूल होते हैं बेटा वो इसमें से गुजर जाते हैं, लार्जर साइज मॉलिक्यूल्स बड़ी इजीली गुजर जाते हैं। वजह यह है कि दैट इज मोर परमिएबल, ये ज्यादा बेटे हमारे पास परमिएबल होती है, जितना ज्यादा ये परमिएबल होगी उतना ही ज्यादा बेटे बड़े मॉलिक्यूल को क्रॉस कर सकती है, इसीलिए हम इसको वन वे वेल्व भी बोलते हैं, दैट इज वन वे वेल्व, मतलब एक साइड से बंद है, दूसरी साइड से बेटे ये खुली हुई है, ठीक है। तो इसको हम लोग लेबल कर रहे होते हैं वन वे वेल्व, दैट इज रेफर टू एज वन वे वेल्व, ओके। चलो आगे चलते हैं बेटा, हमारे पास आ जाता है दैट इज एफेरेंट और इफेरेंट वेसल। क्या है एफेरेंट और इफेरेंट हम लोग डील करेंगे, लेकिन इसके साथ आपको ना लिम्फ नोड्स को डील करना पड़ेगा। लिम्फ नोड्स क्या होते हैं? दे आर द मैसेज ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, बहुत सिंपल सा है। लिम्फ नोड्स क्या हैं? ये हमारे पास मैसेज हैं कनेक्टिव टिश्यू के, दे आर द मैसेज ऑफ कनेक्टिव टिश्यू बेटे, ये बात याद रखना, दे आर द मैसेज ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है जी। और यही बेटे आपके पास इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ये डिफरेंट शेप के हो सकते हैं, दे कैन बी राउंड, अगर इनकी शेप की बात करें ये गोल मटोल हो सकते हैं, ये हमारे पास बेटे ओवल हो सकते हैं, दे कैन बी ऑफ बीन शेप्ड, ठीक है। सो डिफरेंट शेप के आपके पास ये नोड्स हो सकते हैं, ठीक है। अगर ये डिफरेंट शेप के हैं तो डेफिनेटली बेटे यहां पर हम लोग इसको डील करेंगे कि ये आपके पास किस तरह से किस किस जगह पे पाए जाते हैं। अच्छा ये मैं आपको दिखाऊंगा इस बॉडी के अंदर, ये देखो इस बॉडी के अंदर आपको बेटे ये जो ग्रीन पैचेस नजर आ रहे हैं ना, ये सारे के सारे लिम्फ नोड्स हैं, दे आर लिम्फ नोड्स, ठीक है। हाँ इसमें ये लिम्फ ऑर्गन स्प्लीन है, इसमें लिम्फ ऑर्गन थाइमस है, ठीक है। इनको बेटे लिम्फ ऑर्गन भी बोलते हैं, और ये बात मैं ऑलरेडी इसके साथ कर चुका हूं थाइमस के साथ, के जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है ना, थाइमस का साइज बेटे छोटा होना शुरू हो जाता है, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है थाइमस का साइज छोटा होना शुरू हो जाता है, दैट इज गोइंग टू श्रिंक, ठीक है। तो ये देखो ये लिम्फ नोड आपके पास ना डिफरेंट शेप रख रहे हैं। अब यहां पर हम ये लिम्फ नोड को डील करते हैं, सपोज ये नीचे बना लेते हैं, सपोज बेटे ये हमारे पास है दैट इज लिम्फ नोड, ठीक है। ये हम लोग किसको डील कर रहे हैं? लिम्फ नोड को डील कर रहे हैं। लिम्फ नोड आपके पास डिफरेंट शेप रख रहा होता है और इसका साइज छोटा होता है किससे? लिम्फ मैसेज से, दैट इज स्मॉलर देन लिम्फ मैस। देखो बेटे हमारे पास जैसे ये लिम्फ नोड को देखते हैं ना, तो यहां पर आपको डिफरेंट वेसल्स आती हैं, इसकी डायरेक्शन की बेस के ऊपर इन वेसल्स को क्लासिफाई किया जाता है। यानी कुछ वेसल्स ऐसी होती हैं जो कि बेटे लिम्फ को इस नोड की तरफ लेकर जाती हैं, जैसे हम ये कहते हैं ये वाली वेसल है इसकी तरफ लेकर जा रही है, सेम फॉर दिस एंड सेम फॉर दिस, यानी ये वाली वेसल हमारे पास कहलाएंगी एफेरेंट वेसल। याद रखना बेटे एफेरेंट लिम्फ वेसल्स वो वाली होती हैं जो कि डायरेक्ट होती हैं बेटे टूवर्ड लिम्फ नोड, ये बेटे लिम्फ नोड की तरफ लेकर जाती हैं, यानी एफेरेंट वेसल मोर देन वन हो सकती हैं, दे कैन बी मोर देन वन। और अगर बेटे हम इसकी बात करें एग्जिट की, तो एग्जिट हमेशा हमारे पास एक से ही होता है, तो इसको बोलते हैं बेटे हम लोग इफेरेंट वेसल। और ये बात याद रखना इफेरेंट वेसल हमेशा एक होगी, ओनली वन, ठीक है। इसी की बेस के ऊपर बेटे हम लोग डायरेक्ट करते हैं कि एफेरेंट वेसल क्या होती है, इफेरेंट वेसल क्या होती है, और इसी के साथ आप लोगों ने लिम्फ नोड को भी डील कर लिया, ठीक है। चलो
वापस ऊपर चलते हैं इस फिगर की तरफ। ये देखो ये सारे के सारे बेटे डायरेक्ट करते हैं आपके ये थोरेसिक रीजन की तरफ। ये ग्रीन कलर से आपको ये नजर आएगा, दैट इज थोरेसिक रीजन। ठीक है, ये बना रहा हूं, यहां से फिर बेटे ये आगे की तरफ मूव कर रहा होता है। ठीक है, तो ये बेटे हमारे पास लिम्फ नोड्स, लिम्फ मैसेज, लिम्फ कैपिलरीज, और मैंने ऑर्गन्स आपको बताए जो कि यहां पर लिम्फ मैसेज में हम फॉल करवाते हैं। कौन कौन से? एक है बेटे स्प्लीन, दूसरा है हमारे पास थाइमस। ये बेटे कंपोनेंट्स हैं हमारे पास लिम्फेटिक सिस्टम के। हाँ, यहां पर जब भी लिम्फ की ट्रांसपोर्टेशन को डील किया जाता है कि किस तरह से ट्रांसपोर्टेशन होती है भाई लिम्फ की, तो आपको पता है कि यहां पर बेटे कोई भी देयर इज नो पंप ओवर हेयर, यहां पर बेटे कोई भी पंप मौजूद नहीं होता। तो फिर ये कैसे ट्रांसपोर्ट करता है? विजरल ऑर्गन की ट्रांसपोर्टेशन से, विजरल ऑर्गन की मूवमेंट से। इन विजरल ऑर्गन की मूवमेंट में बेटे आपके पास अगर वो स्पेसिफाई करे तो पेरिस्टालसिस, बिल्कुल सही है। अगर वो स्पेसिफाई करे चर्निंग, बिल्कुल सही है। अगर वो स्पेसिफाई करे कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, तो बेटे ये भी बात वही है कि कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होगी तो आपके पास ये मूव करेगा ना। ठीक है, ये बात याद रखना है इसके साथ। फिर बेटे इसमें आप लोग ऐड कर सकते हो कि आपके जो काफ मसल्स होते हैं, काफ मसल्स, इन काफ मसल्स की मूवमेंट से भी ये ट्रांसपोर्टेशन करवा रहा होता है। और इन्हीं काफ मसल्स को बेटे हम लोग पेरिफेरल हार्ट भी बोल रहे होते हैं, दैट इज ऑल्सो नॉन एज पेरिफेरल हार्ट। और पेरिफेरल हार्ट बोलने की वजह क्या है बेटा? ये हमारे पास रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द मूवमेंट ऑफ लिम्फ। ठीक है जी, तो बेटे ये आप लोगों ने चीजों को डिस्कस किया। इसमें लास्ट पे ऐड कर सकते हो आप रेस्पायरेशन को भी, देयर इज रेस्पायरेशन या ब्रीदिंग की मूवमेंट। ठीक है, इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन। काफ मसल्स बेटे पिंडली के मसल को बोलते हैं ना, काफ मसल्स। कभी आपने अम्मा अब्बा के पांव दबाए हैं, पिंडलियां दबाई हैं, तो पिंडली के मसल को हम लोग बोल रहे होते हैं। चलो अब यहीं पे आपके पास ना सम टाइम क्वेश्चन बना देता है दैट ऑल आर द फंक्शंस ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम, एंड पे पूछ लेता है एक्सेप्ट। ठीक है, तो जब भी आपके पास इस तरह का है तो आपको ये पता होना चाहिए कि फंक्शन कौन कौन सा परफॉर्म करता है। तो बेटे फंक्शंस को हम लोग डील करते हैं। फंक्शन में सबसे पहले ये हमारे पास ना रिटर्निंग ऑफ फ्लूइड करवाता है। ठीक है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिटर्निंग ऑफ एक्स्ट्रा फ्लूइड। ठीक है, या हम इसको इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी लेबल कर रहे होते हैं। फिर बेटे समहाउ ये आपके एब्जॉर्प्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, जो कि आप लोगों ने पढ़ा था एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट्स। और इसके साथ बेटे आप लोग ऐड करते हो लैक्टियल्स को। ठीक है जी, लैक्टियल्स बेटे इसमें मौजूद होते हैं। फिर बेटे ये हमारे पास चूंकि इसमें लिम्फोसाइट्स होते हैं, हम लोगों ने पढ़ा ना इसमें क्या होते हैं, लिम्फोसाइट्स। तो लिम्फोसाइट्स बेटे रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए? इम्यून सिस्टम के लिए। तो बेटे ये इम्यून सिस्टम में भी हेल्प कर रहा होता है आपकी बॉडी की। बेटे ये इम्यूनिटी के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे ही कोई भी बैक्टीरिया या कोई भी बेटे आपके पास कोई पैथोजेनिक एजेंट बॉडी के अंदर जाता है तो उसको ये किल करता है। अच्छा, इसी के साथ ना एक इंटरेस्टिंग चीज सुन लो, दैट इज एक्यूपंक्चर। एक्यूपंक्चर आप लोगों ने सुना होगा, एक्यूपंक्चर। एक्यूपंक्चर जो है बेटा ये हमारे पास एंशियंट मेथड है चाइनीज का, जिससे नीडल्स जो हैं वो ट्रीटमेंट किया जाता है। अब नीडल ट्रीटमेंट क्या होता है? ये देखो, ये क्या करते हैं, जहां जहां आपके लिम्फ नोड्स होते हैं वहां वहां बेटे ये नीडल लगाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, नीडल लगाना शुरू कर देते हैं। जैसे ही नीडल लगाएगा बेटे तो इससे क्या होगा, प्रेशर के थ्रू लिम्फोसाइट्स की सिक्रीशन बढ़ जाएगी। तो जैसे ही बेटे इसकी सिक्रीशन बढ़ेगी तो आपके पास बेटे ये क्या करेगा, ये ऑटोमेटिकली इम्यूनिटी को बढ़ा देगा।
फिर एक और चीज जो कि सम टाइम ऑप्शंस में यूज कर सकता है वो है बेटे पेयर्स पैचेस। ठीक है, इनको पेयर्स पैचेस बोला जाता है। ये पेयर्स पैचेस क्या होते हैं? दे आर एक्चुअली द राउंड और ओवल मैसेज होते हैं, लिम्फॉइड मैसेज। और ये कहां पर होते हैं बेटा? ये इंटेस्टाइन वॉल में होते हैं, इंटेस्टाइनल वॉल के अंदर बेटे ये मौजूद होते हैं। सो दैट वाज समथिंग इंटरेस्टिंग जो कि आप लोग इसके साथ ऐड कर सकते हो। अच्छा, उसवा बेटे आप पूछ रही हैं लिम्फ नोड्स और लिम्फ मैसेज के अंदर क्या डिफरेंस है? सिंपल बेटे, आप लोगों ने याद रखना है कि लिम्फ मैसेज जो होते हैं दे आर लार्जर इन साइज, जबकि जो लिम्फ नोड्स होते हैं उनका साइज छोटा होता है। जैसे शुरू में मैंने बताया ग्रोइन रीजन के अंदर ये पाए जाते हैं। ये बेटे हमारे पास मौजूद होते हैं नेक रीजन में, आर्म पिट्स के अंदर मौजूद होते हैं। तो अगर ये लार्जर साइज के हैं तो इनको हम लोग बोलेंगे लिम्फ मैसेज। ठीक है, जैसे स्प्लीन एक बड़ी अच्छी एग्जांपल होती है लिम्फ मैस की, थाइमस एक बड़ी अच्छी मिसाल है लिम्फ मैस की। इन्हीं को ही लिम्फ ऑर्गन्स भी रेफर कर रहे होते हैं। दे आर ऑल्सो लेबल्ड एज लिम्फ ऑर्गन्स। ठीक है, फिर हम लोगों ने एक चीज पढ़ी थी कि ब्रेन और बोन में आपको जो है ये लिम्फ जो है वो नजर नहीं आ रहा होता, यहां पर बेटे ये एब्सेंट होती है। इसी के साथ साथ एक और चीज भी हम लोग ऐड कर सकते हैं, कॉर्निया ऑफ आई। कॉर्निया में भी बेटे ये एब्सेंट होता है। सो दैट इज समथिंग जो कि हम लोगों ने इसके साथ डील किया। क्विकली रिव्यू करते हैं, लिम्फेटिक सिस्टम को देखा हमने, दैट इज सेकेंडरी ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ अ मैन, कंपनसेटरी भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये बेटे रिटर्निंग ऑफ फ्लूइड या मटेरियल के लिए रिस्पॉन्सिबल है। किसमें? प्राइमरी ट्रांसपोर्ट में। इसमें लिम्फ है, लिम्फ वेसल्स हैं, लिम्फ नोड्स और लिम्फ मैसेज हो सकते हैं। देयर इज नो पंपिंग ऑर्गन। ये बेटे ट्रांसपोर्टेशन कैसे करवाता है? इसकी ट्रांसपोर्टेशन होती है विजरल ऑर्गन्स के थ्रू, काफ मसल्स के थ्रू, रेस्पायरेशन के थ्रू। इसमें बेटे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, चर्निंग मूवमेंट, कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन ये ऐड करता है। फंक्शंस क्या हैं? ये बेटे आपकी इम्यूनिटी के अंदर रोल प्ले करता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड कंटेंट के लिए बेटे रोल प्ले कर रहा होता है, और ये बेटे रिटर्निंग ऑफ एक्स्ट्रा फ्लूइड के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है जी, ये बेटे हमारे पास था, दैट इज नॉन एज लिम्फेटिक सिस्टम। ओके, चलो लिम्फेटिक सिस्टम बेटे हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। इससे आगे हम लोग फिर बात करेंगे इम्यूनिटी की। दैट इज इंपॉर्टेंट। इम्यूनिटी जो है ये बेटे हमारे पास इंपॉर्टेंट है। अगर आप इम्यूनिटी को कर लेते हो ना तो काफ़ी सारे जो आपके एमसीक्यूज हैं वो भी कवर हो जाते हैं। ओके, चलो जी, स्टार्ट करें। चलो जी बेटे, सॉरी। नेक्स्ट बेटे हम लोग स्टार्ट करते हैं इसमें इम्यूनिटी को। ओके जी बेटा, ये इम्यूनिटी जो है ये हमारे पास इम्यून सिस्टम बेसिकली हम लोग यहाँ पर डील करते हैं। ठीक है, और इसी के साथ कुछ चीज़ें ऐड करते हैं। पहले तो ये बताओ कि इम्यूनिटी होती क्या है। अच्छा, इम्यूनिटी के अंदर और इम्यून सिस्टम के अंदर बेटे डिफरेंस होता है। ठीक है, इम्यूनिटी आपके पास वो सारी की सारी टेक्निक है जिसके अंदर जो है ना ये थ्रू आउट आप क्या करते हो, किसी भी फॉरेन एजेंट को डिटेक्ट करते हो और उसको बॉडी से मैक्सिमम तरीके से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे होते हो। दैट इज इम्यूनिटी। ठीक है, और इसकी डिफरेंट आपके पास ब्रांचेस आ जाती हैं, डिफरेंट टाइप्स आपके पास यूज कर रहा होता है। एक बेटे हमारे पास टर्म यूज होती है इनेट इम्यूनिटी। ठीक है, और एक होती है बेटे हमारे पास एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो ये दो टर्म भी आपको जो है ना वो यहां पर मिलेंगी। कौन कौन सी? एक है बेटे इनेट इम्यूनिटी
और एक हमारे पास होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। फिर बड़ी मशहूर आप लोगों ने सुनी होगी कि भाई हमारे पास एक होती है एक्टिव इम्यूनिटी, ठीक है, एक हमारे पास होती है एक्टिव इम्यूनिटी और एक होती है पैसिव इम्यूनिटी, ठीक है। तो एक्टिव और पैसिव जो है बेटा ये भी आपके पास आ जाती है। अच्छा, फिर आप लोग यहां पर पढ़ते हो कि हमारे पास होती है एक है बेटे दैट इज नॉन एज नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी, ठीक है, मतलब उसमें स्पेसिफिसिटी कोई नहीं है, नॉन स्पेसिफिक बोलते हैं। और एक बेटे हमारे पास आ जाती है स्पेसिफिक टाइप ऑफ इम्यूनिटी, ठीक है। तो नॉन स्पेसिफिक है, स्पेसिफिक है। फिर आपके पास आ जाती है बेटे दैट इज रेफर टू एज ह्यूमोरल इम्यूनिटी, जो कि बी लिम्फोसाइट के साथ आप लोग डील कर रहे होते हो। और दूसरी बेटे हमारे पास होती है सेल मीडिएटेड। चलो बेटे, ये आपके पास इम्यूनिटी की कुछ टाइप्स हम लोगों ने डिस्कस की। अच्छा, अगर हम लोग ये कहें कि इम्यूनिटी की स्टडी किस में करते हो, तो बेटे देयर इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जो कि बेटे इम्यूनोलॉजी कहलाती है या इम्यूनोलॉजी बोलते हैं। ये इम्यूनोलॉजी बेटे स्टडी करती है किसकी, इम्यूनिटी की। सो बहुत सिंपल सा है, स्टडी ऑफ इम्यूनिटी या स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम, ये बेटे हमारे पास कहलाती है इम्यूनोलॉजी, ठीक है जी। चलो, ये बेटे इम्यूनोलॉजी को हम लोग इसके अंदर डील कर रहे होते हैं। अब इम्यूनिटी की बेटे कुछ हमारे पास ना लाइंस ऑफ डिफेंस हैं, मतलब देयर आर लाइंस ऑफ डिफेंस, और ये लाइंस ऑफ डिफेंस बेटे बहुत जरूरी होती हैं, ठीक है। और इन्हीं लाइंस ऑफ डिफेंस की बेस के ऊपर बेटे आप इसको मजीद डील कर रहे होते हो। चलो देख लेते हैं। हमारे पास बेटे इस लाइन ऑफ डिफेंस के अंदर सबसे पहले आ जाती है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, ठीक है। यहां पर मैं मेंशन कर देता हूं दैट इज नॉन एज फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। चलो जी, अच्छा, डिफेंस के स्पेलिंग मेरे ख्याल से सी के साथ भी होते हैं और एस के साथ भी होते हैं, तो इस वजह से हम इसको दोनों के साथ ही डील कर रहे होते हैं। दैट इज फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। अब बेटे ये जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होती है ये हमारे पास बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के अंदर आपको बेटे ये मैकेनिकल बैरियर भी नज़र आते हैं, केमिकल बैरियर भी नज़र आते हैं। और यही जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होता है ना, ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बेटे हमारे पास नॉन स्पेसिफिक, ठीक है, दैट इज नॉन एज नॉन स्पेसिफिक रिस्पॉन्स। इसको बेटे नॉन स्पेसिफिक बोलते हैं। या ये हमारे पास बेटे इनेट इम्यूनिटी की कैटेगरी के अंदर भी आती है, नॉन स्पेसिफिक, या बेटे हम इसको इनेट इम्यूनिटी की कैटेगरी के अंदर रख रहे होते हैं। इसमें बेटे हमारे पास डिफरेंट बैरियर्स हैं, उन बैरियर्स को हम लोग डील करेंगे। जैसे हमारे पास आ जाते हैं मैकेनिकल बैरियर्स और केमिकल बैरियर्स, ठीक है। चलो यहां पर हम पहले लिख लेते हैं जी मैकेनिकल बैरियर। मैकेनिकल बैरियर्स होते हैं एंड देयर आर सम केमिकल बैरियर्स, ओके। चलो इन दोनों को बेटे हम लोगों ने डील करना है वन बाय वन। पहले हम मैकेनिकल को डील करेंगे, उसके बाद हम डील करेंगे केमिकल को। सो अपनी सीट बेल्ट बांध लें, ये हमारे पास बेटे ये हम लोगों ने डील करना है, ओके। चलो जी, हमारे पास बेटे ये जो मैकेनिकल बैरियर के अंदर हम लोग डील कर रहे होते हैं ना, इसमें दो बेसिक चीज़ें आ जाती हैं। कौन कौन सी बेटे, इसमें हमारे पास आ जाती है दैट इज म्यूकस मेम्ब्रेन्स, और दूसरा बेटे इसमें आ जाती है स्किन। सो लेट मी राइट ओवर हेयर स्किन। पहले हम लोग बेटे इसमें डील करेंगे किसको, स्किन को। चलो स्किन। अच्छा बेटे, आप लोगों ने पढ़ा है कि ये जो स्किन होती है ना, ये डेड कैरेटिनाइज्ड सेल से मिलकर बनी होती है।
स्किन जो है ये हमारे पास डेड कैरेटिनाइज्ड सेल से मिलकर बनी होती है। इसमें बेटा डेड सेल्स होते हैं और ये डेड कैरेटिनाइज्ड सेल होते हैं, ठीक है। अच्छा, आपको पता है ये जो हमारी स्किन होती है दैट इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। ये हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन भी है और हम लोगों ने पढ़ा था ये इंटेग्योमेंट्री सिस्टम बना रहा होता है, ठीक है। अगर आप एडल्ट बॉडी वेट का देखोगे ना तो एडल्ट बॉडी वेट का बेटे तकरीबन 15% होता है। 15% ऑफ एडल्ट बॉडी वेट उसका बेटे ये तकरीबन हमारे पास 15% होता है। सो दैट कैन बी द एमसीक्यूज। ये हमारे पास बेटे एमसीक्यूज के तौर पर पूछा जाता है और आपसे ये भी पूछा जाता है कि आपकी बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन जो है ये कौन से सिस्टम का हिस्सा है। ये मैकेनिकल बैरियर है, ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, ये इम्यून सिस्टम का हिस्सा है, ठीक है। ये आंसर आप लोग इस पे लगा सकते हो। चलो जी बेटे, यहाँ पे ना जरा डील कर लेते हैं स्किन को। स्किन हमारे पास डेड कैरेटिनाइज्ड सेल से मिलकर बनी हुई है ना। तो सपोज हम बेटे यहाँ पर बनाते हैं दैट इज, फर्ज कर लो ये हम लोगों ने बना लिया डेड कैरेटिनाइज्ड स्किन। इसके नीचे हम बना लेते हैं बेटा दैट इज अनदर बैरियर। अब आपको पता है कि ये जो ऊपर वाली लेयर होती है इसको क्या बोल रहे होते हैं, दैट इज रेफर टू एज एपिडर्मिस। ये बेटे हमारे पास कहलाता है एपिडर्मस, मतलब ऊपर वाली लेयर है। नीचे वाली जो लेयर होती है इसको बोलते हैं डर्मस। डर्मस में ना ब्लड वेसल्स आपको नजर आती, देयर आर ब्लड वेसल्स, ठीक है। और ये जो आपके पास बेटे डर्मस होती है यही मेन साइट होती है जहां पे बेटे आपको डिफरेंट ग्लैंड्स नजर आते हैं। लाइक वी कैन से दैट कि यहाँ पर ये कुछ ग्लैंड्स होते हैं जैसे सीबेशियस ग्लैंड, ठीक है। सीबम प्रोड्यूस करते हैं ना, सीबेशियस ग्लैंड्स बेटे इसमें हो सकते हैं। इसी के साथ यहाँ पर हमें बेटे स्वेट ग्लैंड्स भी नजर आते हैं, देयर आर स्वेट ग्लैंड्स। तो ये ग्लैंड्स बेटे आपके पास एसोसिएटेड हैं विद रेफरेंस टू दिस डर्मस, ठीक है। तो स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, इसमें बेटे आपके पास सीबेशियस ग्लैंड होते हैं। फिर सारी की सारी ब्लड वेसल अगर आपसे पूछा जाए तो ब्लड वेसल्स बेटे इसमें मौजूद होती हैं, देयर आर ब्लड वेसल्स। तो इसमें ब्लड वेसल्स भी एडअप होती हैं। ब्लड वेसल्स हैं, स्वेट ग्लैंड्स हैं, सीबेशियस ग्लैंड्स हैं, ये बेटे सिक्रीशन कर रहे होते हैं इसके ऊपर। चलो अब एपिडर्मस की तरफ आते हैं। एपिडर्मस में बेटे हमारे पास डेड कैरोटिनोसाइट्स हम बोलते हैं और इसकी सरफेस पे ना ये कैराटिन प्रोड्यूस हो रही होती है, देयर इज कैराटिन। अब होता क्या है, जब भी बेटे ये पैथोजन, फर्ज कर लो हम लोगों ने ये पैथोजन बनाया, ये पैथोजन बड़ा क्यूट सा पैथोजन है, क्या ये इसके अंदर एंट्री कर सकता है? तो सबसे पहले तो बेटे ये इसकी जो कैराटिन है, डेड कैरोटिनोसाइट्स हम बोलते हैं या डेड सरफेस बोलते हैं या ड्राई डेड सेल बोलते हैं, ये बेटे इसको अलाउ ही नहीं करता कि इसके अंदर एंटर हो। हाँ, अगर आपसे ये पूछा जाए कि हमारे पास ये स्किन जो है इसमें परमेबिलिटी है, तो फिर परमेबिलिटी को मजीद कौन रोक रहा होता है? तो बेटे मजीद रोक रहे होते हैं इसमें सिक्रीशंस को, ठीक है। और ये सिक्रीशंस आपके पास कौन कौन सी सिक्रीशन होती है? देखो, या तो यहां पर सिक्रीट हो सकता है स्वेट, ठीक है, स्वेट। और स्वेट आप लोगों ने पढ़ा है कि स्वेट की ना पीएच अच्छी खासी एसिडिक होती है। स्वेट की पीएच कितनी होती है यहां पर मैं लिख देता हूं। सपोज दैट इज स्वेट, स्वेट की पीएच होती है बेटे 3 to 5। एसिडिक पीएच की वजह से ये भी इसमें नहीं जा सकता, ठीक है। अगर हम यहाँ पे लिपॉइड सिक्रीशन की बात करें, यानी सीबेशियस ग्लैंड ने ये लिपॉइड सिक्रीशन कर दी है जिसको हम लोग बोलते हैं सीबम, ठीक है। ये सीबम जो होता है बेटा ये आपके पास केमिकल वेपन है ना, तो ये केमिकल सिक्रीशन होने की वजह से इस पे अलाउ ही नहीं करेगा कि कोई भी एजेंट जो है इसके अंदर जा सके। यही वजह होती है कि अक्सर आप लोगों ने ये एड्स भी सुने होंगे कि डेड स्किन जो होती है उस पे इन्फेक्शन ज्यादा होते हैं, जो आपके पास मॉइस्चराइजिंग स्किन होती है उसके ऊपर बेटे
आपके पास इन्फेक्शन के चांसेस कम होते हैं। ठीक है। अच्छा, इसी के साथ ये स्वेट के अंदर ना आप लोग ऐड कर सकते हो कि स्वेट ऑल्सो कंटेन लाइसोजाइम। इसके पास बेटे लाइसोजाइम भी होता है। देयर इज एन एंजाइम जिसको लाइसोजाइम बोलते हैं, और ये बेटे आपके पास फंजाई को या बैक्टीरिया को डेड कर सकता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, मतलब स्वेट जो है वो जहरीला होता है। अवैस कह रहे हैं क्या स्वेट जहरीला होता है? बिल्कुल जहरीला होता है भाई। ठीक है, आप ये देखो काम करते हुए अगर ये आपके मुंह में स्वेट चला जाए तो क्या होगा? नमकीन लगता है ना। क्यों नमकीन लगता है? ये इसी वजह से लग रहा होता है भाई। ठीक है, तो ये बात बेटे आप लोगों ने इसके साथ याद रखनी है। ओके हो गया? डन। चलो जी आगे चलते हैं। ये बेटे हमारे पास इसमें हम लोग डील करते हैं दैट इज बेटे स्किन। स्किन के साथ ना म्यूकस मेम्ब्रेन को भी डील कर लेते हैं। देयर आर म्यूकस मेम्ब्रेन्स, तो मैकेनिकल को हम लोग कवर कर लेंगे। म्यूकस मेम्ब्रेन्स, ये बेटे म्यूकस मेम्ब्रेन्स आपके दो बड़े सिस्टम्स के अंदर पाई जाती हैं। म्यूकस मेम्ब्रेन्स दो बड़े सिस्टम हैं। कौन कौन से सिस्टम हैं देख लेते हैं। इसमें बेटा आपके पास आ जाता है पहले दैट इज डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, पहले हम बेटे इसमें देखेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। चलो डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं। आपको पता है ये डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ये इंटेस्टाइनल कैनाल हम लोगों ने पढ़ी थी, और इसी डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि यहाँ पे आपको जगह जगह पे सिक्रीशन नजर आती है। ठीक है, और इस पे म्यूकस मेम्ब्रेन्स मौजूद होती। ठीक है, यानी इसकी थ्रू आउट आपको म्यूकस सिक्रीशन नजर आती है। थ्रू आउट आपकी ऑरल कैविटी से लेकर आपके बेटा जो एनल कैनाल होती है यहाँ तक डाइजेस्टिव सिस्टम में ये आपको म्यूकस सिक्रीशन नजर आ रही होती है। ठीक है, फिर आगे केमिकल में देखेंगे कि इसमें कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं। हाँ, इसका रिस्पॉन्स जरूर याद रखना कि डाइजेस्टिव सिस्टम का रिस्पॉन्स होता है। ठीक है, अगर कोई इरिटेंट बॉडी के अंदर चला जाए ना तो या तो ये वॉमिट कर देता है, ठीक है, या बेटे डायरिया हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के कुछ प्रिवेंटिव मैकेनिज्म है जिसमें वॉमिटिंग आ जाती है, जिसमें डायरिया आ जाता है। ओके, चलो अब दूसरा बेटे हमारे पास जो सिस्टम है जिसको हम लोगों ने डील करना है दैट इज बेटे नॉन एज रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, सो देयर इज रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो आप लोगों ने पढ़ा कि ये जो हमारे पास रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, इस रेस्पिरेटरी सिस्टम में बेटे थ्रू आउट आपको गोबलेट सेल्स नजर आते हैं या म्यूकस सिक्रेटिंग सेल्स नजर आते हैं। ठीक है, तो इसमें आप लोग ऐड करोगे, इसमें हमें क्या नजर आता है? एक बेटे इसमें नजर आता है म्यूकस, दूसरा इसके अंदर आपको सीलिया भी तो नजर आते हैं, सीलिएटेड एपिथेलियम होती है, ये बेटे बैरियर के तौर पर एक्ट करते हैं। फिर आप लोगों ने ये याद रखना है कि इसके भी बेटे कुछ प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म्स हैं, यानी अगर इरिटेंट जो है वो आपके अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में तो स्नीजिंग होगी, अगर वो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में चला गया बेटा तो कफिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, ये हमारे पास बेटे मैकेनिकल सॉरी मैकेनिकल बैरियर है जिसमें स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन को हम लोग डील करते हैं। ठीक है, अब बेटे हम लोगों ने डील करना है कि इसमें केमिकल बैरियर कौन कौन से हो सकते हैं। चलो डील करते हैं। हमारे पास बेटे केमिकल बैरियर में सबसे पहले तो स्किन को ही ऐड कर लेते हैं ना। हम लोगों ने पढ़ा इसमें सीबम होता है। ठीक है, सीबम, ये सीबम बेटे सिक्रीशन करवा रहा होता है। आपको पता है सीबम के अंदर कौन कौन सी चीजें मौजूद होती हैं? सीबम आपके पास बेटे लिपोप्रोटीन का बना होता है, या हम इसको लिपिड सिक्रीशन भी बोलते हैं, और लिपिड सिक्रीशन बेटे बहुत कम अलाउ करती है चीजें इसको क्रॉस करें। दूसरा, सीबम के बाद हमारे पास आ जाता है स्वेट, पसीना। अभी ऑलरेडी हम लोगों ने डील किया था कि स्वेट के अंदर आपको कौन कौन सी चीज नजर आती है बेटा?
इसमें हमें नज़र आता है लैक्टिक एसिड, ठीक है। इसमें बेटे हमें नज़र आते हैं लाइसोजाइम्स, और साथ ही साथ बेटे इसकी पीएच भी तो बहुत कम होती है ना, एसिडिक पीएच होने की वजह से ये आपके पास बेटे प्रोटेक्शन करवा रहा होता। फिर आप लोग देखो ऑरल कैविटी, ऑरल कैविटी के अंदर बेटे हमारे पास मौजूद होता है सलाइवा। उस सलाइवा के अंदर मेनली क्या नज़र आता है, सोडियम बाइकार्बोनेट, सो NaHCO3 होता है वहाँ पर, ये भी एंटीसेप्टिक के तौर पर एक्ट करता है। फिर बेटे सलाइवा से आगे चलो, आपको गैस्ट्रिक जूस नज़र आएगा। ये बेटे जो गैस्ट्रिक जूस होता है, इस गैस्ट्रिक जूस के अंदर आप लोग HCl देखते हो, ठीक है, और HCl बेटे 2 to 3 pH रखता है, और इतनी एक्सट्रीम pH के ऊपर तो बैक्टीरिया वैसे ही किल हो जाता है बेटा, ठीक है, बैक्टीरिया जो होता है वो वैसे ही किल हो जाता है, ये बात याद रखना, ठीक है। फिर गैस्ट्रिक जूस के अलावा आपको इंटेस्टाइनल जूसेस नज़र आते हैं, देयर आर इंटेस्टाइनल जूसेस, और बेटे वहाँ पर भी क्या सिक्रीट हो रहा होता है, वहाँ पर भी सोडियम बाइकार्बोनेट सिक्रीट होता है, वो भी बेटे प्रोटेक्शन करवा रहा होता है। फिर आप आंखों की तरफ चलो तो बेटे इन आंखों में आपको टीयर नज़र आता है, टीयर सिक्रीशन। ये टीयर सिक्रीशन जो है ये भी बेटे आपके पास लाइसोजाइम रख रही होती है और बॉडी में प्रोटेक्शन करवाती है। ओके, तो ये बात बेटे आप लोगों ने याद रखनी है कि हमारे पास केमिकल सिक्रीशन जो होती है, दैट इज फाउंड ऑल द केमिकल्स जो कि बेटे बॉडी को प्रिवेंट करवाते हैं किसी भी पैथोजेनिक एजेंट से। सो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस ऑलमोस्ट बेटे ये आपके पास रिस्पॉन्ड करती है कि कोई भी एजेंट जो है वो बॉडी के अंदर दाखिल ना हो, ठीक है, कोई भी एजेंट बॉडी के अंदर दाखिल ना हो। तो ये बेटे हमारे पास मैकेनिकल बैरियर और केमिकल बैरियर को हम लोग देख रहे होते हैं। इसमें म्यूकस मेम्ब्रेन्स आ जाती हैं, इसमें बेटा स्किन आ जाती है और केमिकल्स आ जाते हैं। दैट वाज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बेटे यहीं तक है। इसके बाद हमारे पास आ जाती है सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस। चलो ये बेटे सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस को देखते हैं। ये हमारे पास बेटे जो सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस होती है, इस सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में जब भी आप लोग डील करोगे तो बेटे ये सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस के अंदर हमारे पास ना डिफरेंट रिस्पॉन्सेज होते हैं, ठीक है, डिफरेंट रिस्पॉन्सेज। जैसे आप लोग यहां पर कह सकते हो कि सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस के अंदर हमारे पास बेटे फैगोसिटिक एक्टिविटी होती है, ठीक है। हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं कि यहाँ पे कौन सी एक्टिविटी होती है, फैगोसिटिक एक्टिविटी। तो फैगोसिटिक एक्टिविटी फैगोसाइट्स करते हैं ना, तो फैगोसिटिक एक्टिविटी एसोसिएटेड है। फिर इसके साथ आप लोग कह सकते हो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स आ सकता है, ठीक है, इन्फ्लेमेशन या इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स। तो हम यहाँ पे इन्फ्लेमेशन लिख देते हैं, इन्फ्लेमेशन करवाना ही बेटे इसी के अंदर आता है। फिर हमारे पास टेम्परेचर अगर ज़्यादा हो, ठीक है, टेम्परेचर ज़्यादा होना ये बेटे आपके पास फीवर भी तो कहलाता है, इसकी जगह पे पायरेक्सिया भी हम लोग कह सकते हैं। तो फीवर भी बेटे आपके पास इसमें आ जाता है। मुझे ये बताओ कि सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस स्पेसिफिक होता है कि नॉन स्पेसिफिक होता है? सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस बेटे ये भी हमारे पास नॉन स्पेसिफिक है, दैट इज नॉट स्पेसिफिक इन नेचर, ठीक है। तो हम बेटे वन बाय वन इसको डील करते हैं, ऐड करते जाते हैं और फिर देखते हैं कि इसमें होता क्या है। सबसे पहले तो आप बेटे यहां पर डील करो फैगोसिटिक सेल्स को। ओके, हम यहां पर डील करते हैं फैगोसिटिक सेल्स। चलो फैगोसिटिक सेल्स को ऐड करते हैं। अब मुझे ये बताओ कि ब्लड के अंदर फैगोसिटिक सेल्स कहाँ कहाँ पर होते हैं, बताओ भाई। फैगोसिटिक सेल्स होते कौन कौन से हैं, पहले तो ये भी बता दो। हमारे पास फैगोसिटिक सेल्स होते कहाँ कहाँ पर, ठीक है,
कितनी तरह के होते हैं बताओ भाई, फेगोसिटिक सेल्स कौन कौन से हैं? WBCs कही जा रहे हो बेटे? दो होते हैं ना, एक हम लोगों ने पढ़ा था देयर आर मैक्रोफेजेस, एक हमारे पास होते हैं मैक्रोफेजेस, जो कि बेटा मोनोसाइट जो है जब भी आपके पास एंटर होती है टिश्यू के अंदर तो ये मैक्रोफेजेस बन जाते हैं। दूसरा बेटे इसमें हमारे पास आ जाते हैं न्यूट्रोफिल्स, देयर आर न्यूट्रोफिल्स। तो मैक्रोफेजेस आ गए और न्यूट्रोफिल्स आ गए। आप लोगों ने ब्लड पढ़ा था ना, तो उस ब्लड के अंदर WBCs भी पढ़े थे और उसमें आप लोगों ने इनकी परसेंटेज भी पढ़ी थी। तो बताओ जरा मैक्रोफेजेस की परसेंटेज हमारे पास कितनी होती है? बताओ भाई, मैक्रोफेजेस की परसेंटेज हमारे पास कितनी होती है बेटे? हाँ, मैक्रोफेजेस बेटे मोनोसाइट है ना, तो 3% आप बताओगे इसके साथ, 3%। ठीक है, न्यूट्रोफिल्स ज्यादा होते हैं, ये 62% के करीब होते हैं। ठीक है, अच्छा चलो, अगर आपके पास बेटे इसका मतलब पूछा जाए तो मैक्रोफेजेस का मतलब ये होता है कि ये बड़े बड़े मॉलिक्यूल, लार्जर मॉलिक्यूल्स यानी बड़े मॉलिक्यूल को खा जाते हैं, बिग ईटर्स। ठीक है, और ये जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं इनको हम लोग माइक्रोफेजेस भी बोलते हैं। ये बेटे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को खाते हैं, स्मॉलर ईटर्स भी बोला जाता है। ठीक है, और एक बात याद रखना कि जब भी आप लोग इसमें लाइफ को डील करते हो ना, लाइफ, तो बेटे लाइफ हमारे पास इनमें से किसकी ज्यादा होती है बताओ? मैक्रोफेजेस की लाइफ बहुत ज्यादा होती है। कुछ तो ऐसे हैं बेटा थ्रू आउट आपकी जितनी लाइफ है तब तक जिंदा रहेंगे, और ये बेटे जो मोनोसाइट्स सॉरी न्यूट्रोफिल्स होते हैं ये बहुत थोड़ी देर के लिए जिंदा रहते हैं। ठीक है, फिर आप लोगों ने ये याद रखना है कि हमारे पास ये जो भाई मैक्रोफेजेस हैं ये इर्रेगुलर शेप के होते हैं, इर्रेगुलर शेप, या हम लोग इसको अमीबॉइड शेप भी बोलते हैं। ये बेटे हमारे पास इरेगुलर शेप या अमीबॉइड शेप बोलते हैं, और ये बेटे फैगोसाइटोसिस करवाते हैं, जगह जगह पे मौजूद होते हैं, और इनकी नाम्स भी आप लोगों ने पढ़े हुए हैं, नाम्स कह रहा हूँ नेम, जैसे डस्ट सेल। ठीक है, डस्ट सेल हम लोगों ने किस में पढ़ा था? डस्ट सेल बेटे लंग्स के अंदर पढ़ा था, तो ये लंग्स के मैक्रोफेजेस होते हैं। फिर आपके पास आ जाता है बेटे कफर सेल्स। ठीक है, देयर आर कफर सेल्स, तो ये बात याद रखना, कफर सेल्स जो हैं ये किस में मौजूद होते हैं? दे आर प्रेजेंट इन लीवर, आपके जिगर में मौजूद होते हैं। ठीक है, फिर बेटे हमारे पास डेंड्राइटिक सेल्स होते हैं। ठीक है, डेंड्राइटिक सेल्स को किडनी के लिए, स्किन के लिए यूज कर सकते हैं। तो ये बेटे आपके पास दो जगह पर इनके नाम यूज किए जाते हैं, या तो ये स्किन, ठीक है, और साथ ही साथ बेटे किडनी में भी आप इनको यूज कर सकते हो। फिर माइक्रोग्लियल सेल्स, माइक्रोग्लिया पढ़ा होगा आपने, ठीक है, वो भी बेटे इसी में ही मौजूद होते हैं, किसमें? CNS के अंदर, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का हिस्सा है। ओके, चलो आगे चलते हैं। माइक्रोफेजेस या न्यूट्रोफिल्स, इनकी लाइफ कम है बेटा, ये क्या करते हैं? लाइसोजाइम प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, दे प्रोड्यूस लाइसोजाइम। तो जब भी आपके पास बेटे इसका रिस्पॉन्स पूछा जाएगा ना, तो आपने बताना है कि ये लाइसोजाइम प्रोड्यूस करते हैं, एंजाइम जो कि ब्रेक डाउन कर रहा होता है। लाइसोजाइम रिलीज करने के बाद ये आपके पास उसको ब्रेक कर देते हैं। फिर ये आपको सबसे ज्यादा कहां पर नजर आते हैं? पस के अंदर। सो वी कैन से दैट कि पस फॉर्मेशन करवाना वो किसका काम है बेटा? दैट इज द फंक्शन ऑफ न्यूट्रोफिल्स। ठीक है, तो ये बेटे हमारे पास इसमें हम यूज कर रहे होते हैं कि न्यूट्रोफिल्स हैं क्या, न्यूट्रोफिल काम क्या कर रहे होते हैं, और कहां कहां मौजूद होते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आई? चलो, APC के बारे में कुछ जानते हैं आप? APC के बारे में कुछ सुना हो? व्हाट इज APC?
हाँ बताओ भाई, एपीसी क्या होता है? व्हाट इज एपीसी? एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल हम इसको बोलते हैं। बताओ एपीसी क्या है, आपका वेट कर रहा हूं बेटे मैं। चलो कोई बात नहीं, अगर आपको नहीं पता तो हम इसको डील कर लेते हैं। बेटे एपीसी बोला जाता है हमारे पास एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स को, ठीक है। इसके बाद हम लोग न्यूट्रोफिल्स को भी डील करेंगे कि न्यूट्रोफिल्स क्या, सॉरी, नेचुरल किलर सेल्स किस तरह से एक्शन करते हैं। अभी फिलहाल हम लोगों ने ये देखना है कि मैक्रोफेजेस किस तरह से हमारे पास रिस्पॉन्ड करते हैं। तो बेटे आपको पता है मैक्रोफेजेस जो हैं दे आर द लार्जर सेल्स। तो फर्ज कर लो ये बेटे हमारे पास एक लार्जर सेल है, ठीक है, दैट इज मैक्रोफेज, ठीक है। अब मैक्रोफेज क्या करता है बेटा? इंशाल्लाह बेटे आज इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि फर्स्ट ईयर का जो सिलेबस है वो हमारे पास ख़त्म हो जाए। ये देखो बेटे मैक्रोफेज क्या करता है, ये मैक्रोफेज है। मैक्रोफेज के साथ ये देखो ऊपर हम लोगों ने ये छोटा सा ये बनाया था बैक्टीरिया, उसी तरह का हम यहाँ पर बनाते हैं। सपोज भाई ये हमारे पास आ गया बैक्टीरिया। इस बैक्टीरिया को ये क्या करते हैं मैक्रोफेजेस बेटे, इनगल्फ करते हैं, यानी मैक्रोफेजेस इसकी तरफ मूव करेंगे एंड देयर विल बी अ फेज जिसमें क्या होगा, ये बेटे मैक्रोफेजेस इसको इनगल्फ कर चुके होंगे और ये जो आपके पास ये बैक्टीरिया था अंदर, इस बैक्टीरिया की कुछ बेटे प्रोटीन्स जो हैं ये अपनी सरफेस पे मार्क करवाता है, ठीक है। अगर ये मैक्रोफेजेस अपनी सरफेस पे मार्क करवाएगा तो इस वजह से हम लोग बोलते हैं दैट इज एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, ठीक है। ए पी सी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल बोलते हैं, ठीक है। अच्छा आपको पता है कि जब भी ये आपके पास इसको इनगल्फ करता है तो इसके साथ साथ बहुत सारे और मॉलिक्यूल्स भी सिक्रीट कर रहा होता है जिनको हम लोग बोलते हैं साइटोकाइंस। ये बात याद रखना, इसको हम लोग बोलते हैं साइटोकाइन। साइटोकाइंस की टर्म ना डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के लिए यूज की जाती है, जिसमें आपके पास इंटरफेरॉन्स आ जाते हैं, जिसमें इंटरल्यूकिन्स आ जाते हैं, जिसमें बेटे आपके पास हिस्टामिन आ जाती है। इस वजह से आपके पास ये बेटे डिफरेंट रिस्पॉन्सेस के अंदर भी आता है, ठीक है। जैसे देखो अगर हम ये कहते हैं कि यहां से बेटा हमारे पास इंटरल्यूकिन प्रोड्यूस होता है, इंटरल्यूकिन, तो इंटरल्यूकिन आप लोगों ने कहां पर पढ़ा हुआ है? इंटरल्यूकिन की बताओ जरा, इंटरल्यूकिन हमारे पास क्या करता है? हाँ, इंटरल्यूकिन के बारे में बेटे आप लोगों ने क्या पढ़ा? क्या इंटरल्यूकिन बॉडी टेम्परेचर के ऊपर कोई इफेक्ट रखता है? बताओ, क्या इंटरल्यूकिन का बॉडी टेम्परेचर के ऊपर कोई इफेक्ट होता है? बिल्कुल होता है बेटा। ये इंटरल्यूकिन जो होते हैं ये जाके आपकी बॉडी टेम्परेचर को रेज कर देते हैं, दे इंक्रीज टेम्परेचर या पायरेक्सिया कॉज करते हैं ना, इसी को तो बेटे हम लोग बोलते हैं फीवर होता है ये, ठीक है। फिर इसी तरह से आप लोग ये कह सकते हो कि इसमें कुछ इंटरल्यूकिन्स होते हैं जो कि बेटे जाके बहुत सारे दूसरे ब्लड के अंदर एक्टिविटी रखते हैं। मतलब हम ये कहें कि ये ब्लड के अंदर जाता है, ब्लड में बेटे जैसे ये ऐड होगा तो ब्लड में ऐड होने के बाद ये कन्वर्जन करवाता है किन की? सपोज ये हमारे पास है मोनोसाइट्स, देयर आर मोनोसाइट्स, ये बेटे मोनोसाइट्स की कन्वर्जन करवाता है किसके अंदर? कन्वर्जन करवा रहा होता है लार्जर मैक्रोफेजेस के अंदर। सो इससे आपके पास बड़े बड़े मैक्रोफेजेस बनना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, और यही मैक्रोफेजेस पर रिस्पॉन्ड शो करते हैं, ठीक है। तो ये बात याद रखना, मोनोसाइट से मैक्रोफेज के अंदर कन्वर्जन जो होती है वो भी हमारे पास यही करवा रहा होता है। फिर इससे बेटे आपके पास इंटरल्यूकिन्स के साथ साथ देयर आर सम अदर मॉलिक्यूल्स जो कि बेटे टी लिम्फोसाइट
और बी लिम्फोसाइट की एक्टिविटी करवाते हैं। जब भी टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट की एक्टिविटी होगी बेटा, तो इससे क्या होगा, इससे अल्टीमेटली आपके पास बेटे स्पेसिफिक रिस्पॉन्स आएगा। तो जब भी टी और बी लिम्फोसाइट को डील करते हो तो ये बात याद रखना, ये हमारे पास स्पेसिफिक रिस्पॉन्ड आता है। तो स्पेसिफिक रिस्पॉन्ड करना बेटे, ये हमारे पास इनका काम होता है। ठीक है जी, तो ये बात बेटे आप लोगों ने इसके साथ याद रखनी है। ओके हो गया। तो मैक्रोफेजेस जो हैं हमारे पास मैक्सिमम बेटे यही काम कर रहे होते हैं। चलो आगे चलते हैं। ये तो था बेटे हमारे पास मैक्रोफेजेस का एक्शन। न्यूट्रोफिल्स आपको पता है पस फॉर्मेशन करवाते हैं, अमीबॉइड सेल होते हैं बेटा, और ये अमीबॉइड सेल जो हैं ये आपके पास बॉडी के अंदर बेटे जगह जगह पे रिस्पॉन्ड शो करते हैं। इसके बाद ये देखो, फैगोसिटिक सेल के बाद हमारे पास एक और सेल आता है, उसको बोलते हैं नेचुरल किलर सेल। दे आर नॉन एज बेटे नेचुरल किलर सेल्स। इनको हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल किलर सेल्स बेटे बोला जाता है। इनको ना NK सेल्स भी बोलते हैं, नेचुरल किलर सेल्स, या हम इनको लेबल कर रहे होते हैं NK सेल्स। नेचुरल किलर सेल्स क्या हैं, ये बेटे हमारे पास टी लिम्फोसाइट ही होते हैं। दैट इज द टाइप ऑफ टी लिम्फोसाइट, टाइप ऑफ टी लिम्फोसाइट बेटे। टी लिम्फोसाइट की टाइप होती है, और ये टी लिम्फोसाइट की टाइप क्या काम करती है, ठीक है, ये आप लोगों ने देखना है। देखो ये बेटे दो तरह का एक्शन करती है। ये हमारे पास ना किल कर रही होती है इन्फेक्टेड बॉडी सेल्स को। ठीक है, पहला इसका काम क्या होता है, अगर कोई इन्फेक्टेड सेल है तो दैट विल किल दोज इन्फेक्टेड सेल्स, दैट किल इन्फेक्टेड सेल्स, उसको किल करेगी। दूसरा बेटे ये हमारे पास कैंसर सेल्स जो होते हैं, कैंसर सेल्स, कैंसर सेल्स को किल करना वो भी इसका ही काम होता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये किल कैसे करते हैं, सवाल ये है कि ये किल कैसे करते हैं। चलो इसको देख लेते हैं। हमारे पास बेटे फर्ज कर लो दैट इज अ नेचुरल किलर सेल, ये नेचुरल किलर सेल है हमारे पास। ठीक है, दैट इज अ नेचुरल किलर सेल। अगर नेचुरल किलर सेल मौजूद है तो बेटे एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल की बेस के ऊपर ये क्या करता है, उसको डिटेक्ट करता है। और यहां पर फर्ज कर लो हमारे पास एक और सेल मौजूद है, दैट इज अ सेल जिसके ऊपर प्रेजेंटेशन है, ठीक है, या इन्फेक्टेड सेल है, सपोज दैट इज नॉन एज इन्फेक्टेड सेल। तो नेचुरल किलर सेल्स बेटे आपके पास रिस्पॉन्ड करेगा किस तरह से, ये बेटे यहाँ पे केमिकल्स प्रोड्यूस करता है जिनको बोलते हैं परफोरिन्स। ठीक है, दे आर नॉन एज परफोरिन्स। परफोरिन्स क्या काम करते हैं, परफोरिन्स बेटे इसके ऊपर जाके एक्ट करते हैं एंड दे फॉर्म पोर्स। ठीक है, ये छोटे छोटे बेटा इसमें पोर्स बनाना शुरू कर देते हैं। परफोरिन्स का काम क्या होता है बेटा, परफोरिन्स का काम होता है कि ये पोर बनाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो ये जो पोर आपके पास बनते हैं यहाँ पर बेटे कुछ मॉलिक्यूल्स जाके एक्ट करते हैं जिनको ग्रेंजाइम्स बोलते हैं, या आप ये कह सकते हो कि प्रोटीएजेस की एक्टिविटी होती है इस पर। ठीक है, प्रोटीएजेस मॉलिक्यूल जो हैं वो इसके ऊपर जाके एक्ट करते हैं, या पानी भी जाता है जिससे बेटा ये डेड होना शुरू हो जाता है। तो नेचुरल किलर सेल्स का रिस्पॉन्ड बड़ा इजी सा है। नेचुरल किलर सेल्स बेटे हमारे पास रिस्पॉन्ड करते हैं वाया परफोरेंस। परफोरेंस बेटे ये इसके ऊपर एक्ट करते हैं और जाके पोर्स बनाते हैं, उन्हीं पोर्स से बेटा जी ये आपके पास किलिंग स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, चलो ये था बेटे हमारे पास नेचुरल किलर सेल्स। ओके, जिसमें आप लोगों ने टारगेट सेल्स की लाइसिस पढ़ी है। फिर ऑप्सोनाइजेशन भी हो जाती है, जैसे हम लोगों ने मैक्रोफेजेस को देखा। ठीक है, इसको देखो, ये ऊपर हमारे पास ये जो एक्टिविटी होती है ना, इसको हम लोग बोलते हैं ऑप्सोनाइजेशन, दैट इज ऑप्सोनाइजेशन।
ठीक है। और यहाँ पर ये जो हम लोगों ने पढ़ा है दैट इज बेटे रेफर टू एज लाइसिस, ठीक है, ब्रेकडाउन शो करता है। फिर हमारे पास ना कुछ इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेज आते हैं, जैसे मैंने ऊपर भी बताया था कि ये इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेज बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि इन्हीं इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स से बेटे आपकी बॉडी जो है वो फिर एक्शन करेगी। इसको कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम भी बोलते हैं, ठीक है। और ये कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम अगर आपसे पूछा जाए कि भाई ये जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम होता है इसमें कितनी प्रोटीन्स होती हैं, तो बेटे ये आपके पास एमसीक्यूज आता है। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जो है ये ऑलमोस्ट 20 से लेकर 30 तक प्रोटीन्स रख रहा होता है। चलो जी, ये बेटे हमारे पास कितनी प्रोटीन्स रखता है, दैट कैन कैरी 20 से 30 के करीब बेटे प्रोटीन्स कैरी करना, ये इसका काम होता है। जी जी, CD8 CD4 को भी बेटे हम रिस्पॉन्ड को देखते हैं उसको, ठीक है। तो ये प्रोटीन्स क्या करती हैं बेटे, पहले तो ये देखो ये प्रोटीन्स बेटे आपके पास किसी भी पैथोजन के ऊपर एक्शन करवाना शुरू कर देते हैं। इन्हीं प्रोटीन्स के अंदर आपको ये परफोरिन्स भी नज़र आ सकती हैं। ये बेटे आपके पास डिफरेंट अटैकिंग प्रोटीन्स भी होती हैं जो कि ग्रेंजाइम्स के तौर पर एक्ट करते हैं। तो देखो इसमें हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, इसमें हम ये पढ़ रहे हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम के अंदर हमारे पास मेनली क्या है, प्रोटीन्स। देयर आर प्रोटीन्स जो कि कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम बनाते हैं। ये प्रोटीन्स बेटे किसी भी पैथोजन, सपोज हम यहाँ पे एक पैथोजन बना लेते हैं, ठीक है, फर्ज कर लो ये पैथोजन है और ये भी चश्मे वाला पैथोजन है, थीटा है, ठीक है। इस पैथोजन के पास ये प्रोटीन्स जाएंगी। ये प्रोटीन्स बेटे जैसे ही इस पैथोजन के पास जाएंगी तो बेटे इससे एक्शन होना शुरू हो जाएगा। सपोज ये प्रोटीन्स की मूवमेंट होती है इस पैथोजन के पास, जैसे ये इसकी तरफ जाएगा, ये 2-3 तरह की हो सकती हैं। या तो ये पोर्स बनाती हैं, जैसे हम लोगों ने परफोरिन पढ़ा, जैसे ही पोर्स बनाएंगी वाटर बेटे इसके अंदर मूव करेगा। अगर वाटर इसके अंदर मूव कर रहा है बेटा, तो वाटर के मूव करने से क्या होगा, बर्स्टिंग ऑफ सेल, क्योंकि पानी अंदर जाके बेटे ये प्रेशर लगाना शुरू कर देगा ना, तो इससे हमारे पास हो जाएगी बर्स्टिंग ऑफ सेल। तो बर्स्टिंग ऑफ सेल के लिए आपके पास ये परफोरिन्स का होना बहुत ज़रूरी है। फिर हमारे पास कुछ ऐसे हैं जो कि मेम्ब्रेन कॉम्प्लेक्स भी बना लेते हैं, ठीक है, और इनके अंदर ग्रेंजाइम्स आ जाते हैं। सपोज ये आपके पास ग्रेंजाइम्स हैं, ये बेटे इसके ऊपर जाके एक्शन करेंगे और ब्रेक डाउन करना शुरू कर देंगे, ठीक है। दे ऑल्सो शो ब्रेक डाउन, यानी लाइसिस करवाना इनका ही काम है। तो ऊपर वाली चीज़ें जो हैं, रिस्पॉन्सेज जो हैं, वही बेटे हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। ये प्रोटीन्स बेसिकली साइटोकाइंस ही होती हैं। यहां पर आप एक इंपॉर्टेंट चीज ऐड करोगे, इंटरफिरॉन्स को, ठीक है। तो इंटरफिरॉन्स बेटे ये मैं यहां पर ऐड करूंगा, इंटरफिरॉन्स। इंटरफिरॉन्स आर समथिंग इंपॉर्टेंट, ठीक है। यही इंटरफिरॉन्स आपको हेल्प करेंगे बेटा चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में कि इंटरफिरॉन्स होते क्या हैं। इंटरफिरॉन्स पहले तो मुझे ये बताओ कि ये कितनी तरह के होते हैं। हाँ, अगर आपसे पूछा जाए इंटरफिरॉन्स, तो इंटरफिरॉन्स बेटे दो हम लोग यहाँ पर टाइप्स देख रहे होते हैं। एक होती है टाइप 1, ठीक है। दूसरा बेटे हमारे पास होती है दैट इज टाइप 2, ठीक है। अच्छा, टाइप 1 जो है बेटा, इससे आपके पास आ जाता है अल्फा और बीटा इंटरफिरॉन्स। एक इसमें आ जाता है अल्फा, दूसरा बेटे इसमें आ जाता है बीटा। अल्फा और बीटा ये सारे के सारे इंटरफिरॉन्स जो है ना, मोस्ट ऑफ द बॉडी सेल्स, मोस्ट ऑफ द बॉडी सेल्स जो है बेटा, ये हमारे पास इनको सिक्रीट करते हैं, ठीक है। अच्छा, टाइप 2 की बात करें तो बेटे इसमें हमारे पास आ जाते हैं गैमा। ये जो गैमा होते हैं ये हमारे पास कौन सिक्रीट करता है, दैट इज सिक्रीटेड बाय लिम्फोसाइट्स। ये बात याद रखना, लिम्फोसाइट्स बेटे इनको सिक्रीट करते हैं। या हम यहाँ पर नेचुरल किलर सेल्स भी ऐड कर देते हैं, नेचुरल किलर सेल्स भी इसको करा रहे होते हैं। या इन्हीं के साथ आप ये ऐड कर सकते हो कि ये जो गैमा की सिक्रीशन होती है ना, ये आपके पास कहाँ पर हो रही होती है, दो बेटे एक्शंस हम यहाँ पर बताते हैं। या
आपके पास जब भी इन्फेक्शन हो तब सिक्रीट होता है, या आपके पास बेटे कैंसर हो, अगर किसी की बॉडी के अंदर कैंसरस एजेंट है तो उसकी वजह से भी बेटे ये आपके पास रिलीज होना शुरू हो जाएंगे। ये इंटरफेरॉन्स जो होते हैं बेटा, इंटरफेरॉन्स, ये इंटरफेरॉन्स बेटे हमारे पास इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि यही इंटरफेरॉन्स जाके एक्ट करते हैं और पायरेक्सिया यानी फीवर कॉज करवा रहे होते हैं। ठीक है, आपका इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स जो होता है बेटा वो भी इसी से ही हो रहा होता है। ठीक है, बात समझ में आई? तो बेटे ये बात याद रखना, इसको ना हम इंटरफेरॉन्स के रिस्पॉन्ड को कुछ यूं भी शो कर रहे होते हैं। अगर आप इसकी पिक्टोरल व्यू देखना चाहते हो तो पिक्टोरली बेटे हम बिल्कुल सही कह रहे हो, वायरस है ना उसी को ही बनाने लगे हैं बेटा। सपोज ये हमारे पास आ गया ब्लैक कलर से बल्कि इसको हम बनाते हैं रेड पिंक कलर से। सपोज बेटे ये हमारे पास है एक सेल, ठीक है, इस सेल के अंदर जो है ये एक वायरस चला गया। ठीक है, वायरस को हम बना देते हैं दैट इज ऑफ दिस टाइप। ठीक है, ये बेटे वायरस इसके अंदर चला गया। जैसे ही वायरस इसके अंदर जाएगा ना तो वायरस के अटैक से क्या होगा, यहाँ से इसके सेल्स जो हैं कुछ एंजाइम्स बनाना शुरू कर देंगे। ठीक है, ये केमिकल्स बनाना शुरू करेंगे। ये केमिकल्स जो हैं इससे अटैच होंगे और जैसे ही ये इसके साथ अटैच होंगे तो ये बेटे आके सरफेस पे रिलीज होंगे। इनकी सरफेस पे रिलीज जब होगी तो ये क्या करेंगे, ये बेटे अपनी सराउंडिंग पे जितने भी सेल्स हैं, सपोज हमारे पास ये एक सेल है, ये एक और सेल है, ये एक और सेल है। ठीक है, सराउंडिंग में ये जो सेल्स हैं इन सेल्स के ऊपर जाके बेटे ये एक्शन शो करेंगे। अब इनके एक्शंस जो होते हैं ये डिफरेंट तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं। कैसे? एक तो हमारे पास अगर ये सेल्स हैं इसमें हम लोग कहते हैं कि ये आपके पास अनइन्फेक्टेड सेल्स जो होते हैं ना, ये ऐसे केमिकल्स प्रोड्यूस कर लेते हैं जिससे इन्फेक्शन स्प्रेड ना करे। सो दे प्रिवेंट या प्रोटेक्टिव प्रोटीन्स बना लेते हैं जिससे बेटा ये आपके पास इन्फेक्शन कम हो जाता है। बताते हैं बेटे, इंटर का मतलब क्या होता है, दरमियान में। तो सेल टू सेल आपके पास जो कनेक्शन होता है वो इंटरफेरॉन्स करवा रहे होते हैं। इसी वजह से ये देखो ना, ये एक सेल है, इसमें जैसे ही वायरस ने अटैक किया तो ये बेटे जाके उसको एक्शन करेगा और इससे बेटा आपके पास एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगी। बाकी के सेल जो हैं वो रिस्पॉन्ड करेंगे ताकि वायरस उनके ऊपर अटैक ना करे। ठीक है, अच्छा, या ये कहता है कि भाई बजाय इसके कि तुम इस वायरस से मरो, तुम ना एपोप्टोसिस स्टार्ट कर दो। ठीक है, एपोप्टोसिस स्टार्ट कर दो। जैसे ये एपोप्टोसिस स्टार्ट करता है तो जाहिर सी बात है ये वायरस के स्प्रेड करने के चांसेस कम हो जाएंगे। अच्छा, तीसरा हमारे पास क्या होता है, ये बाकी के जो सेल्स होते हैं जो इम्यून सेल्स हैं उनको एक्टिवेट कर देता है। दैट एक्टिवेट्स इम्यून सिस्टम, क्योंकि आपके पास बेटे जो बी सेल्स हैं, टी सेल्स हैं, वही तो इम्यून सिस्टम्स बना रहे हैं। तो इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करना इसका काम है। यहाँ पर क्या आपने याद रखना है कि इंटरफेरॉन्स हमेशा वायरल इन्फेक्शन में बेटे प्रोड्यूस होंगे। दे विल ऑलवेज प्रोड्यूस्ड इन वायरल इन्फेक्शन। ठीक है जी, बात क्लियर हुई बेटे? तो ये इंटरफेरॉन्स के हवाले से आप लोगों ने चीजें याद रखनी। चलो, आई होप कि ये इंटरफेरॉन्स और ये सारी चीजें आपके पास क्लियर हैं। चलो, इसके बाद बेटे आगे चलते हैं। हमारे पास इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स क्या होता है। इंटरफेरॉन्स आगे, इंटरफेरॉन्स के बाद इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स। इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स के बाद हम लोग ना थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस की तरफ चलेंगे। ये बेटे इन्फ्लेमेशन या इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स जो है बेटा, ये आपके पास जब भी डील किया जाएगा तो आप लोगों ने ये बात याद रखनी है कि इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स के अंदर देयर आर सम स्पेसिफिक केमिकल्स। इन्हीं केमिकल्स को बेटे हम लोग
साइटोकाइंस भी बोलते हैं। नुजहत बेटे एपोप्टोसिस का मतलब होता है अपनी आप को सुसाइड कर लेना, इसको सुसाइडिंग एक्टिविटी भी बोलते हैं। ठीक है, पहले तो आप लोगों ने ये याद रखना है कि हमारे पास ये जो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स होता है ना, दैट विल ऑलवेज बी लोकलाइज्ड। ये हमारे पास बेटे हमेशा क्या होगा, लोकलाइज्ड होगा। दूसरा ये बेटे हमेशा हमारे पास क्या होगा, नॉन स्पेसिफिक, दैट विल ऑलवेज बी नॉन स्पेसिफिक इन एक्शन। ठीक है, इसमें कोई स्पेसिफिक एक्टिविटी नहीं है। और बेटे इसके अंदर अगर आपसे ये पूछा जाए कि इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स के अंदर केमिकल कौन कौन से सिक्रीट होते हैं, तो पहला इसमें हमारे पास सिक्रीट होती है हिस्टामिन्स। हिस्टामिन्स आप लोगों ने पढ़ा लोकली सेल प्रोड्यूस करते हैं और ये वेजोडाइलेटर होता है। दूसरा आपके पास यहां पर प्रोड्यूस होते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन्स। ठीक है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स बोलते हैं। ये बात याद रखना कि प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो होते हैं बेटा, ये हमारे पास सारे के सारे न्यूक्लिएटेड सेल इसको सिक्रीट कर सकते हैं। ठीक है, सो प्रोस्टाग्लैंडिन्स ऑल न्यूक्लिएटेड सेल्स बेटे इसको प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, अब ये हिस्टामिन और प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो होते हैं ये कलेक्टिवली बेटे हमारे पास रिस्पॉन्ड करते हैं। क्या रिस्पॉन्ड करते हैं, ये वेजोडाइलेशन करवाते हैं। ठीक है, जब भी ये वेजोडाइलेशन करवाएंगे तो वेजोडाइलेशन की वजह से बेटा लोकल एरिया के ऊपर ब्लड फ्लो क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। ये हम लोगों ने पढ़ा था, जब आपके पास बेटे वेजोडाइलेशन होगी तो ब्लड फ्लो हमारे पास क्या हो जाएगा, ज्यादा। और जब भी ब्लड फ्लो ज्यादा होगा तो ब्लड फ्लो ज्यादा होने की वजह से बेटा वहां पर आपको दो मेन कंडीशंस नजर आएंगी। पहला, ब्लड ज्यादा होने की वजह से बेटे वहां पे वार्मिंग आपको नजर आएगी। ठीक है, दूसरा हमारे पास बेटे एडीमा होगा, देयर विल बी एडीमा। तो बेटे आपके पास ये इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स होता है, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स के अंदर हिस्टामिन्स और प्रोस्टाग्लैंडिन्स ये दोनों ही बेटे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये दोनों ही लोकल केमिकल्स होते हैं, ये दोनों ही बेटे वेजोडाइलेटर के तौर पर एक्ट करते हैं। और जैसे ही वेजोडाइलेशन होती है तो आपके पास बेटे ये क्या करेंगे, ब्लड फ्लो को बढ़ा देंगे और वहां पे वार्मिंग होना शुरू हो जाएगी। ओके, चलो जी बेटे, ये हमारे पास है दैट इज नॉन एज इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स। आपको पता है ये जब वार्मिंग होती है तो वार्मिंग की वजह से थर्मोस्टेट जो है वो भी आपके पास चेंज हो जाता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं दैट इज नॉन एज बेटे पायरेक्सिया। बेटे सेल सुसाइड इस वजह से करेगा क्योंकि अगर वायरस उस पर एक्शन करेगा ना तो आपके पास बेटे वो एक्टिविटी जो है वो इतनी ज्यादा हो जाएगी कि वायरस का स्प्रेड रोक नहीं सकोगे आप। ठीक है, चलो ये बेटे हमारे पास इंटरल्यूकिन 1, ठीक है, और इंटरल्यूकिन 2 को हम लोगों ने देखना है और फिर ये देखना है कि एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स क्या करते हैं। चलो जी, अच्छा इसको ना हम लोगों ने ये देखना है कि थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस, ठीक है, वो किस तरह से रिस्पॉन्ड करती है। पहले थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस के हिस्से लिख लेते हैं बेटे। हमारे पास ये थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस जो होती है, ये थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस को हम लोग बोलते हैं इम्यून सिस्टम, दैट इज नॉन एज इम्यून सिस्टम। ठीक है, ये हमारे पास क्या कहलाता है बेटा, दैट इज नॉन एज इम्यून सिस्टम। और ये बात बेटे याद रखना कि ये जो इम्यून सिस्टम होता है ना, इस इम्यून सिस्टम के अंदर आपके पास दो तरह के सेल्स आ जाते हैं। कौन कौन से, एक बेटे इसमें आ जाते हैं बी लिम्फोसाइट्स और दूसरे इसमें आ जाते हैं टी लिम्फोसाइट्स। बी लिम्फोसाइट्स का एक्शन जो है ये हमारे पास ह्यूमोरल इम्यूनिटी करवाएगा और टी का बेटे सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी करवाएगा। ठीक है बेटे,
स्वेलिंग और इन्फ्लेमेशन, अच्छा स्वेल करना, बिल्कुल आपने स्पेलिंग गलत लिखे हुए हैं बेटा। चलो ये ऊपर की तरफ चलते हैं वापस के, थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस कैसे एक्टिवेट होती है। सपोज ये बेटे एपीसी को हम लोग देख रहे हैं, यही वाला एपीसी, ठीक है। सो हम क्या करते हैं, इसी एपीसी को बेटे कॉपी कर लेते हैं, ठीक है जी। एपीसी प्रेजेंटिंग सेल, और एपीसी प्रेजेंटिंग सेल को बेटे हम लोगों ने यहां पर पेस्ट कर दिया, ठीक है जी। ये हमारे पास आ गया एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, ठीक है। अब ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल जो है ये किसको एक्टिवेट करेगा, इसके साथ बेटे जाके एक्शन शो कर रहे होते हैं टी लिम्फोसाइट्स, ठीक है। और इसमें आता है हेल्पर टी लिम्फोसाइट। चलो हम यहाँ पे बना लेते हैं हेल्पर टी लिम्फोसाइट, ठीक है। इसको ये हम लोग हेल्पर टी लिम्फोसाइट बोलते हैं, दैट इज बेटे इसका न्यूक्लियस। ये क्या करेगा, इसके साथ कनेक्शन बना लेता। जैसे ये इसके साथ कनेक्शन बनाता ना बेटे, तो बाइंडिंग साइट फॉर एंटीजन एंड बाइंडिंग साइट फॉर सेल्फ प्रोटीन हम इसको बोलते हैं, इसकी साइट के ऊपर। ये बेटे आपके पास इंटरल्यूकिन 2 और इंटरल्यूकिन 1 प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। चलो इसको डील करते हैं, हमारे पास यहां पे डील कर लो। एक है बेटे इंटरल्यूकिन 1, अच्छा ये इसकी जगह पे ना सम टाइम आपके पास साइटोकाइंस की टर्म भी यूज की जाती है, तो बेटे वो सही है, साइटोकाइंस इन्हीं को ही बोलते हैं। इंटरल्यूकिन 1 और इंटरल्यूकिन 2 आ गया। इंटरल्यूकिन 2 जो होता है बेटा, ये हमारे पास मल्टीपल फंक्शंस परफॉर्म करेगा, ठीक है। याद रखना, ये जो भी आपके पास इंटरल्यूकिन 2 होता है ना, ये मेनली बेटे बी सेल्स के ऊपर एक्ट करता है, ठीक है। इंटरल्यूकिन 2 किसकी एक्टिविटी करवाता है, इंटरल्यूकिन 2 बेटे आपके पास बी सेल्स, चलो हम यहां पर बना लेते हैं दे आर बी सेल्स, ठीक है। इसको बी लिम्फोसाइट बोलते हैं, बी सेल्स की डिवीजन को एक्टिवेट करवाता है। साथ ही साथ यही इंटरल्यूकिन 1 जो है बेटा, ये सेल डिवीजन ऑफ हेल्पर टी सेल्स की करवाता है, ठीक है। डिवीजन, एक तो इसकी अपनी माइटोसिस स्टार्ट हो जाएगी, दूसरा बेटे बी सेल्स की एक्टिविटी करवाएगा, तीसरा इससे रिलीज होते हैं आपके पास इंटरल्यूकिन 1। तो इंटरल्यूकिन 1 जो है बेटा, ये आपके पास एक्टिवेशन करवाते हैं, ठीक है। इस एक्टिवेशन को हम लोग बोलते हैं कि ये एक्टिवेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट के साथ एसोसिएटेड है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्टिवेशन ऑफ टी सेल्स, ठीक है। टी लिम्फोसाइट्स की एक्टिवेशन करवाना इसका काम है। हाँ, अगर वो कहे कि साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, तो ये साइटोटॉक्सिक टी सेल्स को एक्टिवेट करवाना बेटे, दैट इज द फंक्शन ऑफ इंटरल्यूकिन 2। ये हमारे पास है, फर्ज कर लो साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, ठीक है। तो साइटोटॉक्सिक टी सेल्स या हम इनको किलर सेल्स भी बोलते हैं, ये बेटे आपके पास इसमें आ जाते हैं, ये भी इसी से एक्टिवेट होंगे। तो इंटरल्यूकिन 2 जो है बेटा, ये एक्टिवेट करवाता है किसको, बी लिम्फोसाइट को यहां पर, ठीक है, बी लिम्फोसाइट को। दूसरा ये साइटोटॉक्सिक या किलर टी सेल्स को। इंटरल्यूकिन 1 जो है ये आपके पास इसी को ही एक्टिवेट करवा रहा होता है। ओके हो गया बेटा। अब ये देखो ना, हमारे पास इम्यूनिटी तो यहाँ पे एक्टिवेट हो गई। अगर बी सेल्स हैं तो बी सेल्स कौन सी इम्यूनिटी करवाते हैं, ऊपर मैंने बताया था, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ह्यूमोरल इम्यूनिटी। तो ह्यूमोरल इम्यूनिटी इसकी वजह से होती है। साइटोटॉक्सिक टी सेल्स जो होते हैं बेटा, ये हमारे पास जब एक्टिवेट हो जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे बेटा सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी जो है वो एक्टिवेट हो गई। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में टी सेल्स खुद बेटे उस साइट के ऊपर जाते हैं और बेटे उसको अटैक कर रहे होते हैं। इसको जट इम्यूनिटी भी बोल रहे होते हैं, क्योंकि ये खुद ब खुद ही बेटे उसके पास जाते हैं और उसको ब्रेक डाउन करना शुरू कर देता है, ठीक है जी। तो बेटे ये था हमारे पास बी और टी सेल्स की एक्टिवेशन कैसे होती है। चलो अब थोड़ा सा रह गया हमारे पास, इसको डील करते हैं, ठीक है। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में
आपके पास कौन से सेल्स हम लोग डील करते हैं, टी सेल्स डील करते हैं ना। तो टी सेल्स बेटे हमारे पास कितनी तरह के होते हैं, टी सेल्स कितनी तरह के होते हैं, टी सेल्स में बेटे हमारे पास ऑप्शन आ जाती है सबसे पहले साइटोटॉक्सिक टी सेल्स। ये साइटोटॉक्सिक टी सेल्स जो हैं बेटा डायरेक्टली अटैक करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं। दूसरा बेटे हमारे पास आ जाते हैं हेल्पर टी सेल्स, देयर आर हेल्पर टी सेल्स, ये इंटरमीडिएट के तौर पर एक्ट करते हैं। तीसरा बेटे हमारे पास आ जाते हैं सुप्रेसर टी सेल्स। ये जो सुप्रेसर टी सेल्स होते हैं बेटा ये इम्यून रिस्पॉन्स को कम करते हैं। चौथा बेटे इसमें हमारे पास आ जाते हैं मेमोरी टी सेल्स, इनको हम लोग बोलते हैं मेमोरी टी सेल्स। मेमोरी टी सेल्स बेटे ये स्टोर कर लेते हैं उसको, उसके डिसीजन को, उसके पैटर्न को जिसके अकॉर्डिंग इन्होंने डिवाइड होना होता है। और फिर डेफिनेटली यहाँ पर आप लोग डिवीजन करवाते हो कि टी सेल्स के अंदर कौन सा है, CD8 है या CD4 है, ठीक है, क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन। तो वो भी बेटे ये आपके पास बना रहा होता है। तो आपको पता है साइटोटॉक्सिक टी सेल जो होते हैं ये बेटे डायरेक्टली जाके अटैक करते हैं, ठीक है, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स। और अगर हम लोग देखें साइटोटॉक्सिक टी सेल्स के एक्शन को तो ये डायरेक्ट एंटीजन के ऊपर किलिंग करवाते हैं। सुप्रेसर टी लिम्फोसाइट जो होते हैं बेटा ये भी आपके पास जब इन्फेक्शन जो होता है ना वो सक्सेसफुली रिमूव हो जाता है तो इम्यूनिटी को कम करवाते हैं। अच्छा, यहाँ पर अगर आप ऐड करना चाहो तो ये जो हमारे पास सुप्रेसर टी लिम्फोसाइट होते हैं इसको हम लोग CD8 भी बोलते हैं, ये CD8 कहलाते हैं। और यही बेटे जो साइटोटॉक्सिक होते हैं ये भी हमारे पास CD8 कहलाते हैं, ठीक है। और हेल्पर तो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है ना, इसके ऊपर क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन कौन सा होता है, CD4, ठीक है। मेमोरी टी सेल्स जो कि बाद में इसके रिस्पॉन्ड को जो है बेटा स्टोर कर लेता है, जिसकी वजह से इसने बताना होता है कि हमारे पास एक्टिविटी होगी या नहीं होगी। ओके, चलो जी, अब आते हैं बेटे हम लोग इसमें आखिरी पड़ाव की तरफ, और इसके साथ ही हमारा जो है ना ये ख़त्म हो जाएगा फर्स्ट ईयर का सिलेबस, और दैट इज़ बेटे बी लिम्फोसाइट्स, ठीक है, बी लिम्फोसाइट्स। बी लिम्फोसाइट्स की इम्यूनिटी कौन सी थी, बी लिम्फोसाइट बेटे हमारे पास इम्यूनिटी कॉज कर रहे होते हैं ह्यूमोरल इम्यूनिटी। हम लोगों ने पढ़ा कि ये बेटे हमारे पास ह्यूमोरल इम्यूनिटी कॉज करते हैं। सो वी कैन राइट ओवर हेयर, इनकी वजह से बेटे हमारे पास ह्यूमोरल इम्यूनिटी होती है। ह्यूमोरल का लफ्जी मतलब होता है सिक्रीशन बेटे, ये सिक्रीशन करवाते हैं, ठीक है। चलो यहां पर हमारे पास आ गए ये बी सेल्स, फर्ज कर लो दैट इज बेटे बी सेल्स। तो जैसे ही बी सेल्स आते हैं ना, ये जब एक्टिवेशन होती है इंटरल्यूकिन 2 आपके पास आके इस पे एक्शन करता है तो इससे बेटे दो तरह के सेल्स बनते हैं। कौन कौन से, एक इसमें बन रहा होता है प्लाज्मा क्लोन सेल, ठीक है। प्लाज्मा क्लोन सेल का न्यूक्लियस जो होता है बेटा ये साइज में बड़ा होता है, ठीक है। और इससे बेटे छोटे छोटे ये आपके पास एंटीबॉडी के मॉलिक्यूल जो होते हैं ये सिक्रिएट हो रहे होते हैं। तो ये बात लिख लो यहाँ पे कि एक तो इसमें बनते हैं प्लाज्मा क्लोन सेल्स, और ये प्लाज्मा क्लोन सेल्स क्या सिक्रिएट करते हैं, दे आर सिक्रेटिंग एंटीबॉडीज। ये बेटे हमारे पास एंटीबॉडीज को सिक्रिएट करते हैं, ओके। दूसरा बेटे हमारे पास आ जाते हैं इसमें सेल्स जिनको हम लोग बोलते हैं मेमोरी सेल्स। इनका जो न्यूक्लियस होता है वो साइज में छोटा होता है एंड दे आर रेफर टू एज मेमोरी सेल्स। आपको पता है जब भी मेमोरी सेल्स की बात होगी तो ये इसका पैटर्न रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, दे रिमेंबर एंटीजन सीक्वेंस। ये बेटे एंटीजन सीक्वेंस को मेमोराइज कर लेते हैं, और मेमोराइज करने के बाद जब भी नेक्स्ट आपके पास कोई इन्फेक्शन आएगा तो ये फौरी तौर पर बेटे कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, प्लाज्मा क्लोन सेल के अंदर। यही वजह है कि आपको ये कहा जाता है कि लाइफ के अंदर
कभी भी एक इन्फेक्शियस एजेंट दोबारा अगर बॉडी के अंदर दाखिल होता है दैट कैन लीड टू नो इन्फेक्शन, आपको सिम्टम जाहिर ही नहीं होती। उसकी वजह क्या है कि ये ऑलरेडी मेमोरी सेल बेटे इसमें मौजूद होता है। ठीक है, अब ये एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते हैं। एंटीबॉडी को बेटे हम लोग लेबल कर रहे होते हैं कि ये इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी कहलाती, दे आर नॉन एज इम्यूनोग्लोबुलिन्स, और बेटे इसको IG के साथ भी शो करता है। ठीक है, फिर हमारे पास एक टर्म यूज होती है एंटीजन। एंटीजन वो मॉलिक्यूल होता है जिसके अगेंस्ट बेटे रिस्पॉन्ड आता है, ठीक है, जो कि स्टिमुलेट कर रहा होता है। अब एंटीजन और इम्यूनोजन के अंदर क्या डिफरेंस है, ठीक है, ये बेटे याद रखना। एंटीजन के लिए जरूरी नहीं है, ठीक है, नॉट नेसेसरी कि ये एक्टिवेट करे इम्यून रिस्पॉन्स, नॉट नेसेसरली एक्टिवेट रिस्पॉन्स, ठीक है। अच्छा, इसके लिए जरूरी नहीं होता कि ये रिस्पॉन्स को एक्टिवेट करे, लेकिन इम्यूनोजेन जो होते हैं दे ऑलवेज एक्टिवेट इम्यून रिस्पॉन्स, दे ऑलवेज एक्टिवेट इम्यून रिस्पॉन्स, ठीक है, ये हमेशा इम्यून रिस्पॉन्स को एक्टिवेट करते हैं। अच्छा, ये भी कहा जाता है कि हमारे पास भाई जितने भी एंटीजन होते हैं ना, ऑल एंटीजेंस, मतलब अगर मैं ये कहूं कि ऑल एंटीजेंस आर इम्यूनोजेंस, नहीं, लेकिन ऑल इम्यूनोजेंस जो हैं ये सारे के सारे बेटा एंटीजन जरूर हो सकते हैं, ठीक है, ये सारे के सारे एंटीजन जरूर होंगे, लेकिन सारे के सारे एंटीजन जो हैं वो इम्यूनोजन हो ये जरूरी नहीं है, ठीक है। ये बेटे हमारे पास एंटीजन की एक्टिवेशन और एंटीजन और इम्यूनोजन के अंदर रिस्पॉन्ड। एंटीजन के लिए जरूरी नहीं है कि ये हमेशा एक्टिवेट करे इम्यून रिस्पॉन्स को, और इम्यूनोजन हमेशा बेटे एक्टिवेट करते हैं इम्यून रिस्पॉन्स को, ये इसमें डिफरेंस होता है, ठीक है। तो ये बेटे एंटीजन और इम्यूनोजन, जैसे इम्यूनोजन बॉडी में आता है एंटीबॉडीज रिस्पॉन्ड करती हैं, और एंटीबॉडीज में हमारे पास बेटे यहाँ पर इसका ना स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं कि एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर कैसा होता है। एंटीबॉडी बेटे हमारे पास दैट इज जस्ट लाइक दिस, ये वैसे तो हम लोग इसको ये इस तरह से रिलेट करते हैं, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होती हैं बेटा। कितनी पॉलीपेप्टाइड चेन होती हैं? देयर आर 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स, ठीक है, ये 2 हैवी चेन्स होती हैं और 2 बेटे इसमें होती हैं हमारे पास लाइट चेन्स। 2 बेटे इसमें हैवी चेन्स हैं और 2 बेटे इसमें होती हैं जिनको हम लोग लाइट चेन बोल रहे होते हैं, ठीक है। जो हैवी चेन्स होती हैं ना बेटे, इसमें आपके पास नंबर ऑफ पॉलीपेप्टाइड ज़्यादा नज़र आते हैं। जो आपके पास चेन होती हैं लाइट चेन, इसमें नंबर ऑफ पॉलीपेप्टाइड अमाइनो एसिड जो है वो कम होता है। देखो इसका जो इंटीरियर पार्ट होता है इसको वेरिएबल रीजन बोलते हैं, नीचे वाले को कांस्टेंट, सिमिलरली ये भी वेरिएबल, ये भी वेरिएबल, ये कांस्टेंट और ये कांस्टेंट। बेटे ये जो हमारे पास वेरिएबल रीजन होता है दैट इज एंटीजन बाइंडिंग साइट या एंटीजन रिकग्निशन साइट बोलते हैं। ये बात याद रखना, ये हमारे पास एंटीजन रिकग्निशन साइट कहलाती है, दैट इज एंटीजन रिकग्निशन साइट या एंटीजन बाइंडिंग साइट बेटे हम लोग इसको बोलते हैं, ठीक है। फिर आपके पास ये सवाल आता है कि ये सारी की सारी चेन्स एक दूसरे के साथ कैसे कनेक्टेड होती हैं? दे आर कनेक्टेड बाय डाइसल्फाइड ब्रिजेस। तो बेटे 2 डाइसल्फाइड ब्रिजेस इसमें नजर आते हैं, ठीक है, जो कि कनेक्ट कर के रख रहे होते हैं, और आपके पास फिर ये कांस्टेंट टू कांस्टेंट नजर आते हैं हैवी और लाइट के दरमियान। सो देयर आर क्वेश्चंस कि कितने डाइसल्फाइड ब्रिजेस होते हैं? देयर आर 4 डाइसल्फाइड ब्रिजेस। बेटे हमारे पास 4 डाइसल्फाइड ब्रिजेस होते हैं। फिर इसमें इन डाइसल्फाइड को भी पूछा जाता है कि डाइसल्फाइड्स होती कितनी है, ठीक है, कौन कौन सी बेटे इसके अंदर मौजूद होती है जिसको आप लोग रिलेट कर रहे हो। तो दैट इज समथिंग एसोसिएटेड विद इट कि आपके पास बेटे
सिस्टीन एक आप लोगों ने अमाइनो एसिड पढ़ा होगा, उसके साथ ये रिस्पॉन्ड करती है। ठीक है, अच्छा ये तो इसमें आ गई कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। इसके साथ ही आप लोग देख लो इसकी टाइप्स कितनी होती हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीबॉडी, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डेथ गेम। ये बेटे डेथ गेम के अंदर रोल प्ले करती हैं। जैसे हमारे पास बेटे ये कहा जाता है, एक होती है IgD, इम्यूनोग्लोबुलिन डी। ये जो इम्यूनोग्लोबुलिन डी होती है बेटा, ये नॉर्मली आपके पास इन्वॉल्व होती है रिकग्निशन ऑफ एंटीजन या बी लिम्फोसाइट के अंदर। फिर हमारे पास आ जाती है बेटे IgG, दैट इज समथिंग इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये जो बेटे IgG होती है ये हमारे पास कॉम्प्लीमेंटेड फिक्सेशन के अंदर रिस्पॉन्सिबल होती है। फिर बेटे हमारे पास आ जाती है IgA। ये IgA बेटे मौजूद होती है जब भी आपके पास लोकलाइज डिफेंस मैकेनिज्म हो, तो सिक्रीशन लाइक टीयर इसके अंदर जो है ना, या स्लाइवा के अंदर प्रोड्यूस होती है। ठीक है, फिर आपके पास आ जाती है बेटे IgM। ठीक है, देयर इज IgM। ये जो IgM होती है बेटा, ये भी कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन करवा रही होती है। और लास्ट पे बेटे आ जाती है दैट इज IgE। सॉरी, ये जो IgE है बेटा, ये हमेशा एलर्जिक रिस्पॉन्ड के अंदर हमारे पास रोल प्ले करती है। तो दैट इज समथिंग बेटे जो कि आपके पास इस के साथ हम लोग डील कर रहे होते हैं। ठीक है, तो एंटीबॉडीज जब भी एक्शन करेंगी, ये आपके पास बेटे दो तरह की इम्यूनिटी के अंदर हम लोग डील करते हैं। एक आपके पास आ जाती है एक्टिव इम्यूनिटी, और एक बेटे आपके पास आ जाती है पैसिव इम्यूनिटी। ठीक है, एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है और पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है, इसको हम लोग डील करेंगे। चलो जी, एक है बेटे हमारे पास देयर इज एक्टिव इम्यूनिटी, और दूसरा बेटे हमारे पास आ जाती है दैट इज पैसिव इम्यूनिटी। ठीक है जी, ये बेटे एक्टिव इम्यूनिटी है और पैसिव इम्यूनिटी। एक बात याद रखना कि ये जो हमारे पास एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी होती है ना, इसमें फर्दर हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं कि क्या ये नेचुरली अकरिंग है या आपके पास एक्वायर्ड है। देखो, एक्टिव इम्यूनिटी हमेशा तब होगी जब एंटीजन बॉडी के अंदर दाखिल हुआ। ठीक है, एंड एक्टिव इम्यूनिटी को क्या हम लोग शो करते हैं, जब भी एंटीजन बॉडी के अंदर दाखिल होगा, एंटीजन दाखिल हुआ, ठीक है, बॉडी ने एंटीबॉडी बनाई। ठीक है, बॉडी फॉर्म्स एंटीबॉडी। जब भी आपकी बॉडी बेटे एंटीबॉडी फॉर्म करेगी ना, इसको बोलते हैं एक्टिव इम्यूनिटी। ठीक है, पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है? पैसिव इम्यूनिटी होती है कि आउटसाइड प्रिपेयर्ड एंटीबॉडीज, आउटसाइड प्रिपेयर्ड एंटीबॉडीज अगर बॉडी के अंदर दाखिल की जाएं तो बेटे ये हमारे पास कहलाती है पैसिव इम्यूनिटी। ठीक है, अब इसको देखते हैं। हमारे पास बेटे नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी भी होती है और आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी भी होती है। ठीक है, इसको एक्वायर्ड भी बोलते हैं। सो नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी और आर्टिफिशियल कैसे है इसको देख रहे हैं हम लोग। ये देखो, ये हमारे पास आ गया नेचुरल, ये बेटे हमारे पास आ गया आर्टिफिशियल। नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी के अंदर ना हमारे पास बेटे बहुत सिंपल सा है कि ये जो नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी होती है दैट इज समथिंग कि कुदरती तौर पर आपकी बॉडी के अंदर कोई इन्फेक्शन हुआ। ठीक है, कुदरती तौर पर मतलब आपकी बॉडी के अंदर एक पैथोजन गया, उस पैथोजन के अगेंस्ट आपकी बॉडी ने बेटे रिस्पॉन्ड किया और उसको आपकी बॉडी ने थ्रू आउट लाइफ जो है वो स्टोर कर लिया। ठीक है, इसमें क्या होगा हमारे पास बेटे इन्फेक्शन होगा। ठीक है, बॉडी ने डिजीज शो की यानी डिजीज्ड रिस्पॉन्स, और फिर बेटे रिकवरी के दौरान ये जो एंटीबॉडीज बनेंगी दे विल बी परमानेंट एंटीबॉडीज आपकी बॉडी के अंदर पड़ी रहेंगी। ठीक है, आर्टिफिशियल क्या होती है?
आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी ये होती है कि जब भी आप लोग वैक्सीन यूज करते हो, ठीक है, जब भी हम लोग बेटे यूज कर रहे होते हैं वैक्सीन, तो वैक्सीन आपके पास बेटे वीक पैथोजन होता है ना, वीक पैथोजन। तो जब भी वीक पैथोजन बॉडी के अंदर दाखिल किया जाता है तो ये आपकी बॉडी को स्टिमुलेट देता है, आपकी बॉडी बेटे उसके अगेंस्ट क्या करती है, एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देती है। तो जब भी आपके पास ये पूछा जाए कि इम्यूनाइजेशन किसके अंदर आती है, तो इम्यूनाइजेशन या वैक्सीनेशन बेटे ये हमारे पास आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी के अंदर आ रहा होता है। फिर इसी तरह से जो पैसिव इम्यूनिटी होती है ये भी हमारे पास नेचुरल या बेटे आर्टिफिशियल हो सकती है, ठीक है, इसको एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी भी लेबल कर रहे होते हैं। खैर लेकिन हम यहाँ पर देखेंगे नेचुरल और आर्टिफिशियल इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी कौन सी बेटे, ये जो हमारे पास नेचुरल हमारे पास आ जाती है पैसिव इम्यूनिटी, तो नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी के अंदर आपको नजर आता है मदर से चाइल्ड के अंदर फीडिंग, ठीक है, जब भी माँ से बेटा ये ब्लड जो है वो चाइल्ड को जाता है, सॉरी ब्लड कह रहा हूँ, मिल्क जाता है, तो इससे एंटीबॉडीज आती हैं, इसको बोलते हैं कोलोस्ट्रम। कोलोस्ट्रम बेटे फर्स्ट मिल्क बोला जाता है, ये फर्स्ट मिल्क हाईली इनरिच्ड होता है विद एंटीबॉडीज, ये बच्चे की बॉडी के अंदर इम्यूनिटी बेटे प्रोड्यूस करता है कि अगर कोई भी एंटीजन उसकी बॉडी के अंदर दाखिल होता है ना तो वो फौरन उस पर रिस्पॉन्ड करेगा। फिर आर्टिफिशियल में क्या होता है, आर्टिफिशियल में नॉर्मली हम लोग बेटे यूज कर रहे होते हैं एंटी सीराज, ठीक है, ये बात याद रखना। सीरम हम लोग पढ़ चुके हैं, जब क्लॉटिंग फैक्टर्स निकाल देते हैं ना प्लाज्मा में से तो सीरम बचता है, अगर उसमें एंटीबॉडीज हैं तो एंटी सीरा, या इसमें बेटे एंटी वेनम, या बेटे इसमें एंटी टॉक्सिन्स, ये तीनों चीजें अगर कहीं पे यूज होती हैं स्टेटमेंट के अंदर तो इसका मतलब ये है कि ये आपके पास आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी को डील कर रहा है, ठीक है। अब आपके पास ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एक्टिव इम्यूनिटी का रिस्पॉन्ड क्या होता है, दैट विल ऑलवेज स्लो इन रिस्पॉन्ड, ठीक है, लेकिन पैसिव इम्यूनिटी जो होती है दैट इज रैपिड इन रिस्पॉन्ड, ये बेटे रिस्पॉन्ड में हमारे पास रैपिड होती है। एक्टिव इम्यूनिटी जो होती है दैट इज लॉन्ग लास्टिंग थ्रू आउट बेटे आपकी बॉडी के अंदर जब तक आप जिंदा ये रहती है, ठीक है, जबकि पैसिव इम्यूनिटी जो होती है ये शॉर्ट टर्म्ड होती है बेटे, थोड़ी देर के लिए रहती है उसके बाद ये ख़त्म हो जाती है, ठीक है। प्लेसेंटा बेसिकली बिल्कुल सही कह रहे हैं, प्लेसेंटा के अंदर भी बेटे यही होता है कि प्लेसेंटा जो है वो आपके पास इसको कैरी करवा रही होती है, ठीक है, स्नेक के खिलाफ, बिल्कुल राना अब्दुल कलाम सही कह रहे हैं, सांप के खिलाफ। अच्छा जी, ये बेटे आपके पास हेपेटाइटिस ए, इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस, आप लोगों ने मुझे बताना है कि अगर वो होता है तो उसके अगेंस्ट किस तरह से ये रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं, बताओ। अगर हमारे पास इन्फेक्शियस आपके पास हेपेटाइटिस है तो इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस में रिस्पॉन्ड किस तरह से होगा, एक्टिव होगा कि पैसिव होगा, बताओ। आखिरी सवाल है, इसके बाद हम इसको ख़त्म करते हैं, बताओ भाई। अगर इन्फेक्शियस आपके पास ये मौजूद है हेपेटाइटिस तो इसमें कौन सा रिस्पॉन्ड होगा, एक्टिव के पैसिव? जी, ये सारी की सारी इम्यूनिटी हम लोगों ने पढ़ी है एंड आई होप ये इम्यूनिटी आपको बहुत हेल्प करेगी। बेटे पैसिव होता है, सारे एक्टिव कह रहे हैं, पैसिव रिस्पॉन्ड होता है बेटे, ठीक है। हेपेटाइटिस ए के अगेंस्ट पैसिव होता है, ठीक है जी। तो ये आप लोगों ने बेटे इसमें याद रखना है कि पैसिव रिस्पॉन्ड किस तरह से आ रहा होता है, ओके। चलो इसी के साथ बेटे
हम लोग आज अपनी फर्स्ट ईयर जो है उसको वाइंड अप करते हैं। ठीक है, हमारी फर्स्ट ईयर का जो टॉपिक है ये कंप्लीट होता है। अच्छा, इसके साथ जाते जाते एंड पे मैं कुछ चीज़ें आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगा। वो ये कि आप लोगों ने याद रखना है, ये बात आप लोगों ने याद रखनी है, वाई, क्यों हैव यू स्टार्टेड, आप लोगों ने क्यों स्टार्ट किया था। अभी चूंकि फर्स्ट ईयर हमारा मेन कंटेंट वही था, आपने क्यों स्टार्ट किया था, ये आपसे पूछा जाएगा। दैट वाई हैव यू स्टार्टेड, आप लोगों ने बेटे क्यों स्टार्ट किया था। ठीक है, अगर आपको ये पता है ना अभी तक कि आप लोगों ने क्यों स्टार्ट किया था और आप क्यों यहाँ पर बैठे हुए हो, क्यों अपना टाइम किल कर रहे हो, तो आपको पता चल जाएगा कि क्या आप सही रास्ते पे हो या नहीं। जी बेटे, क्या आप में से कोई बता सकता है कि आपने क्यों स्टार्ट किया था। बिल्कुल, ये एक बच्चे का जवाब आया। अच्छा जी, ये राना अब्दुल कलाम कह रहे हैं अपने पाकिस्तानियों के लिए। गुड बेटे, आई अप्रिशिएट इट एंड यू हैव बीन वेरी 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 ओबीडियंट स्टूडेंट एंड आई अप्रिशिएट इट। ठीक है, चलें, मिशन एमबीबीएस बेटे, आई होप कि ये जो मिशन है ये हम लोग इंशाल्लाह अच्छे तरीके से वाइंड अप करेंगे एंड आप लोग सफ़ेद लिबास में आएंगे। ये याद रखना दैट यू आर वर्किंग फॉर सफ़ेद लिबास। ये आपका सफ़ेद लिबास जो है ना, ये आपको पाकिस्तानियों की, पूरी दुनिया की और आपका अपना जो ख्वाब है उसको पूरा करने के लिए हेल्प करेगा। विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स, खुश रहें, आबाद रहें, आज़ाद रहें और अल्लाह पाक आपके लिए आसानियाँ फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़ बेटे।